एलन एक बेरोजगार हारा हुआ व्यक्ति था जो सबसे कठिन वीडियो गेम खेलना चाहता था। जब वह अपनी लालसा को पूरा करने के लिए एक संदिग्ध गेम में नरक कठिनाई मोड को चुनता है, वह जादू और तलवारों की दुनिया में एक सामान्य व्यक्ति के रूप में पुनर्जन्म लेता है और खुद को वास्तविक जीवन के खेल में पाता है जिसमें कोई ट्यूटोरियल और कोई पुण्य प्रयास नहीं होता है। एलन एक कट्टर गेमर है जो ये भी नहीं जानता कि घास क्या है। वह अपना सारा समय एक पतित की तरह अपने कमरे में गेम खेलने में बिताता है, फिर खेलों को इतना कठिन न होने के लिए डांटता है। वह एक ऐसे खेल की लालसा करने लगता है जो उसके लिए एक प्रेमिका पाने से भी अधिक कठिन है, और वह अब तक के सबसे भयानक संतुलन वाले सबसे कठिन खेल के लिए नेट पर खोज करने का निर्णय लेता है। हालांकि जैसे ही वह खोज बटन दबाता है, उसकी पीसी स्क्रीन अचानक एक ऐसे गेम के विज्ञापन में बदल जाती है जो कभी खत्म नहीं होता। विज्ञापन में एलन को तलवार और जादू की काल्पनिक दुनिया में शामिल होने के लिए कहा गया है और उसे विश्वास है कि उसे संतुष्ट करने के लिए कोई भी खेल इतना कठिन नहीं है। यही बात मेरा पूर्व भी कहता था। उसने इसे आजमाने का फैसला किया। उसे पहले गेम का कठिनाई स्तर चुनने का विकल्प मिलता है और उसके बाद आसान, सामान्य और अतिरिक्त कठिनाई चुनने का विकल्प मिलता है। उसे हिल डिफिकल्टी मोड का विकल्प दिखता है। एलन आत्मविश्वास से नरक मोड चुनता है जो एक चेतावनी के साथ आता है कि उसे इतनी निराशा का सामना करना पड़ेगा कि उसके पास अपनी पसंद पर पछतावा करने के लिए समय या ऊर्जा भी नहीं होगी। एलन ने गेम को ये कहते हुए इसे टाल दिया कि उसने इसे बहुत बार सुना है और अपनी पसंद तय कर ली है। गेम उसे बताता है कि उसे सामान्य मोड की तुलना में हिल मोड में ऊपर जाने के लिए 100 गुना अधिक एक्स की आवश्यकता है और फिर चरित्र वर्गों की एक सूची प्रस्तुत करता है जिसे वह चुन सकता है। सबसे आसान कठिनाई रेटिंग तलवारबाज और भाला उपयोगकर्ता के लिए है, लेकिन नायक और दानव स्वामी जैसे वर्गों के लिए कठिनाई बहुत अधिक है। हालांकि सबसे बड़ी कठिनाई रेटिंग सम्मन वर्ग के लिए है और एलन वास्तव में यही चाहता है। वह चरित्र वर्ग चुनता है और पाता है कि इससे उसे सर्फ का सामाजिक वर्ग मिलेगा जिसका मूल रूप से खेल की दुनिया में सामान्य अर्थ है। उसे ये भी पता चलता है कि गेम अभी भी अल्फा परीक्षण में है, जिससे उसे आश्चर्य होता है कि वह इसे कैसे एक्सेस कर सकता है। लेकिन वह गेम टेस्टर बनकर खुश है, इसलिए वह नियम और शर्तें स्वीकार करता है। जैसे ही वह बटन दबाता है, उसके मॉनिटर से एक चमकदार रोशनी चमकती है और एलन बिना किसी निशान के पृथ्वी से गायब हो जाता है। अगले ही पल उसे महसूस होता है कि वह अंधेरे और गुनगुने सागर में है और वह इस आरामदायक एहसास का आनंद लेने लगता है। हालांकि उसे तुरंत एहसास होता है कि उसे किसी भी ऐसे स्थान पर नहीं रहना चाहिए जो अंधेरा और गुनगुना हो, और चीजें तब और भी खराब हो जाती हैं जब उसे अपने आसपास चीजें तंग होने लगती हैं। वह किसी से उसे बाहर ले जाने के लिए कहता है और दूसरी दुनिया में एक महिला बिल्कुल यही कर रही है। वह जोर से धक्का देती है और पुनर्जन्मित एलन को अपने गर्भ से बाहर निकाल देती है और वह लॉबी से खेल की दुनिया में प्रवेश कर जाता है। उसे एहसास होता है कि खेल झूठ नहीं बोल रहा था जब उसने कहा कि यह उसे तलवारों और जादू की दुनिया में ले जाएगा, लेकिन उसे अभी भी इस बात पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि जिस आइसमैन एनीमे का उसने मजाक उड़ाया था वह असली चीजें दिखाता है। हालांकि एलन ये बात जोर से नहीं कह सकता और वह केवल रोता रहता है जबकि उसके पिता उसे पकड़ते हैं और खेल प्रणाली उसका ये कहते हुए स्वागत करती है कि यदि वह अपने रास्ते में आने वाली सभी कठिनाइयों को पार कर सकता है तो वह दुनिया के सिद्धांत की खोज कर लेगा। तब से 1 साल बीत चुका है और 35 साल का बेरोजगार गेमा होने के बावजूद एलन पूरी तरह से एक बच्चे की भूमिका में है। वह अभी बोल नहीं सकता, लेकिन उसे अपने पिछले जीवन की यादें और बौद्धिक क्षमता याद है और वह इसके लिए वास्तव में आभारी है। उसे पता चला है कि उसके माता पिता भूदास हैं और वे एक गुमनाम गांव में रहते हैं जहां वे खेती और सामान करने के लिए स्थानीय स्वामी को कर देते हैं। इस दुनिया में उनके पिता रॉडिन हैं जो एक मेहनती परिवार के लड़के हैं और उनकी माँ उनकी हैं किशोरावस्था में एक प्यारी महिला। एलन देखता है कि उसके माता पिता कितने रोमांटिक हैं और वह जानता है कि जल्द ही उसका कोई भाई बहन होगा। एक रात खाना खाने के बाद उसकी माँ उसे बिस्तर पर सुलाती है और अपना खाना खत्म करने के लिए वापस आती है, और एक बार जब वह अकेला हो जाता है, एलन उसके आंकड़े जांचने का फैसला करता है। वह स्टेटस विंडो बुलाता है लेकिन कुछ नहीं होता, जो कोई नई बात नहीं है। एलन निराश है क्योंकि चाहे वह कितनी भी बार कोशिश करे, वह समझ नहीं पाता कि अपने सम्मन क्लास का उपयोग कैसे किया जाए, और वह अभी तक अपनी स्टेटस विंडो को भी समन नहीं कर सका है। खैर, आज उसका भाग्यशाली दिन है और जब वह आधे मन से फिर से स्टेटस विंडो पर कॉल करता है तो उसके सामने एक किताब आती है। वह घबरा जाता है और जोर जोर से चिल्लाता है, जिससे उसके माता पिता दौड़कर उसके कमरे में आ जाते हैं। इसलिए वह तुरंत किताब को उनके देखने से पहले ही गायब कर देता है और फिर नींद में बात करने का नाटक करता है। एक बार वे जाग गए, हाँ, वह फिर से उस किताब को बुलाता है जिसमें उसके आंकड़े और उसके कौशल के बारे में विवरण है। उसे पता चलता है कि वह एक लेवल 1 समन करता है जिसके पास समन और क्रिएट नामक 2 कौशल हैं। वह उनका जितना अधिक उपयोग करेगा उसका स्तर उतना ही अधिक बढ़ सकता है। उसके पास बनाने के लिए कुछ सम्मन भी उपलब्ध हैं, लेकिन अभी वह केवल एच रैंक वाले कीड़े और जानवर ही बना सकता है और उसे लगता है कि उसके लिए कठिनाई का स्तर वास्तव में बहुत ऊंचा है। अचानक
किताब के बीच में एक यादृच्छिक पृष्ठ चमकता है और खुलता है। एलन आश्चर्यचकित हो जाता है जब उसे इस दुनिया को बनाने वाले भगवान एल्मिया का एक पत्र मिलता है, जिसमें उसने अपनी ग्रिमोयर को भेजने में देरी के लिए माफी मांगी है, जो उसकी स्टेटस विंडो के रूप में काम करती है। एल्मिया लिखती हैं कि चूंकि एलन ने एक चरित्र वर्ग चुना है जो अभी भी परीक्षण के अधीन है, उन्हें उसकी ग्रिमोयर को जल्दी से तैयार करने के लिए बहुत सारी कागजी कार्रवाई करनी पड़ी, लेकिन अब उन्हें उम्मीद है कि वह खेल का आनंद लेंगे। एलन को देरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वह गेम को एक्सप्लोर करने में अधिक रुचि रखता है, क्योंकि आखिरकार उसके पास अपना ग्रिमोयर है। वह सम्मन पृष्ठ पर लौटता है और कुछ बगों को समन करने का निर्णय लेता है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस तरह का जादुई मंत्र इस्तेमाल करने की कोशिश करता है। कीड़े प्रकट नहीं होते हैं। एलन ने लॉक इन करने का निर्णय लिया, क्योंकि इस खेल की दुनिया में कोई ट्यूटोरियल नहीं है और उसे अचानक एहसास हुआ कि उसे समन कौशल का उपयोग करने से पहले क्रिएट कौशल का उपयोग करना पड़ सकता है। वह तुरंत एक कीट कार्ड बनाकर अपने सिद्धांत को सही साबित करता है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे बुला सके, उसने अपनी मां को आते हुए सुना और सोने का नाटक किया। इस समय एलन वास्तव में नींद में है और उसने सम्मन को कल तक के लिए टालने का फैसला किया है। अगले दिन जब उसके माता पिता काम में व्यस्त होते हैं, एलन उस कीड़े को बुलाने का फैसला करता है जिसे उसने पिछली रात बनाया था, और नीली रोशनी के छोटे छोटे गोले उसके कमरे में भर जाते हैं और फिर एक साथ मिलकर एक विशाल टिड्डे का रूप ले लेते हैं। विशाल बग को देखकर एलन हैरान रह जाता है और वह उसे ऑर्डर करने की कोशिश करता है, लेकिन यह एक नियमित बेवकूफ बग साबित होता है जो किसी की नहीं सुनता। एलन निराश है और अपने ग्रिमोयर में बग की जानकारी की जांच करने का निर्णय लेता है। उसे पता चला कि वह टिड्डे का नाम रख सकता है, इसलिए उसने उसे डैंका कहने का फैसला किया। उन्होंने ये भी पाया कि टिड्डे को बुलाने मात्र से उनकी सहनशक्ति और चपलता में 1 अंक की वृद्धि हुई, तो वह अत्यधिक उत्साहित हो जाता है और जोर से चिल्लाता है। ये सुनने के बाद कोई उसकी जांच करने के लिए आती है, और जब वह विशाल टिड्डे को देखती है तो वह घबरा जाती है और तुरंत उसे अपने पैरों के नीचे कुचल देती है। बग के साथ प्रयोग करने के कुछ दिनों के बाद एलन एक एच रैंक वाला माउस बनाता है और बुलाता है, जो उसके एचपी और चपलता को बढ़ाता है। यह नियमित आदेशों को भी नहीं सुनता है, लेकिन इसमें स्कुरी नामक एक क्षमता होती है जिसका उपयोग यह आदेश दिए जाने पर मंडलियों में चलने के लिए करता है। एलन ने यह भी पता लगा लिया है कि वह एक बार में 10 सम्मन पकड़ सकता है, और उनसे मिलने वाले आंकड़े ढेर हो जाते हैं, जो उसे उसकी उम्र के किसी भी बच्चे की तुलना में अधिक मजबूत बनाता है। एक दिन जब उसकी मां अपने सारे काम निपटाने के बाद उसके साथ खेल रही थी, उसके पिता खून से लथपथ घर आए। ये देखकर वह भयभीत हो गया, लेकिन रॉडेन ने उसे बताया कि यह उस महान सुअर का खून है जिसका उसने और अन्य ग्रामीणों ने शिकार किया था। एलन जंगली सुअर को देखने के लिए उत्सुक है, इसलिए रॉडेन उसे दिखाने के लिए ले जाने का फैसला करता है। जैसे ही एलन अपने पिता के कंधों पर सवार होता है, उसे अपने घर के बाहर की दुनिया की पहली झलक मिलती है। रॉडेन ने उसे उड़ने वाले राक्षसों का झुंड दिखाया और कहा कि वे पतझड़ के मौसम की शुरुआत का संकेत देते हैं। वह एलन को उन पक्षियों की तरह बनने के लिए कहता है जो हर जगह उड़ने के लिए स्वतंत्र हैं, और आकाश उनके लिए सीमा है। एलन उस प्रेरणादायक बकवास के साथ सो जाता है, और एक बार जब वे अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं, तो रॉडेन उसे महान सुअर को देखने के लिए जगाता है। राक्षस एलन की अपेक्षा से कहीं अधिक बड़ा है, और एक पूरी टीम इसे तराशने के लिए काम कर रही है। तभी जिर्दा नाम का एक लड़का वहां आता है और सभी को अपने चैंपियन रॉडेन के लिए ताली बजाने के लिए कहता है, जो आज के शिकार में उनका एमवीपी था। रॉडेन प्रशंसा किए जाने पर थोड़ा शर्मीला हो जाता है, इसलिए वह तुरंत अपने बेटे को सभी से मिलवाने लगता है। जब जिर्दा 1 साल के बच्चे को इतना विनम्र व्यवहार करते हुए देखता है तो चौंक जाता है, और वह राक्षसों के बारे में उसके सभी सवालों का जवाब देता है। एलन को पता चलता है कि महान सुअर एक समुद्री राक्षस है जिसे हराने के लिए 20 लोगों की एक टीम की आवश्यकता है, और यही उसके मजबूत बनने का मानदंड बन जाता है। अपने सम्मन के साथ 10 महीने के प्रशिक्षण के बाद एलन अंततः अपने ग्रिमोयर की नई विशेषताओं के साथ साथ नए कौशल का स्तर बढ़ाता है और उन्हें अनलॉक करता है। वह अब जी रैंक समन बना सकता है और उन्हें एक साथ जोड़ भी सकता है। उसके द्वारा एक साथ सम्मन किए जाने की संख्या भी दोगुनी हो गई है, और एलन धोखेबाज कार्य करता है, क्योंकि अब वह अपने आंकड़े जल्दी से दोगुना कर सकता है। ग्रिमोयरे उनके विचारों को पढ़ भी सकते हैं और उन्हें नोट भी कर सकते हैं, जो एक और प्लस पॉइंट है, लेकिन उसका उससे कोई खास उपयोग नहीं है। वह कुछ समन को एक साथ जोड़ना चाहता है, लेकिन इसके लिए उसे और अधिक मन की आवश्यकता है, इसलिए वह जल्दी से रात का खाना खत्म करता है और अपने कमरे में लौट आता है। अपने मन की अधिकतम शक्ति के साथ वह 2 चूहों को सम्मिलन करने का प्रयास करता है, लेकिन ग्रिमोयरे ने उसे बताया कि उसके पास इसके लिए पर्याप्त मन नहीं है। यही बात तब होती है जब वह जी रैंक समन बनाने की कोशिश करता है, और एलन इस हेल मोड को चुनने के लिए खुद को कोसता है। समय तेजी से बीतता है, और एलन अब 3 साल का है। उसकी अधिकतम मन क्षमता बढ़ गई है, जिससे उसे जी रैंक प्राणियों को बुलाने और उन्हें फ्यूज करने की भी अनुमति मिल गई है। वह एक जी रैंक कीट को एक जी रैंक जानवर के साथ मिलाता है,
जिससे एक जी रैंक पक्षी तैयार होता है जो उसके आदेशों का पालन करने में काफी चतुर होता है और मानव भाषण की पूरी तरह से नकल करने की क्षमता रखता है। उनका जी रैंक कीट सम्मन वास्तव में एक मेढक है, जो दर्शाता है कि इस कहानी का लेखक अपनी जीव विज्ञान कक्षा में फेल हो गया। मेढक में दुश्मनों को उस पर हमला करने के लिए उकसाने की क्षमता होती है, जबकि जी रैंक मोल बड़े छेद खोद सकता है। एलन सोचता है कि उसके सभी जी रैंक सम्मन दुश्मनों को हराने के लिए काफी उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन उसके समन जानवर अभी भी थोड़े मूर्ख हैं और वह जानता है कि वह अभी उनके साथ वास्तविक युद्ध में नहीं जा सकता है। अचानक उसे एक परिचित आवाज सुनाई देती है और उसे एहसास होता है कि ये दिन का डरावना समय है जब उसकी दोस्त ट्रिना उसके साथ खेलने आती है। वह उन दोनों को शूरवीर होने का दिखावा करती है और लकड़ी की तलवारों से द्वंद्व युद्ध कराती है, और अपने समन आंकड़ों से उसकी चपलता बढ़ने के बावजूद एलन एक गुलाबी बालों वाली लड़की के साथ नहीं रह पाता है, जो एक पेशेवर की तरह अपनी तलवार घुमाती है। उसे अपनी पकड़ बनाए रखने का समय भी नहीं मिलता और ट्रिना अपने क्रूर हमलों से उसकी तलवार को चकनाचूर कर देती है। दिन के अंत तक एलन थका हुआ और पराजित होकर जमीन पर पड़ा हुआ है, और जब उसके माता पिता घर आते हैं तो ट्रिना उससे विदा लेती है। एलन भी वापस आता है और अपनी गर्भवती माँ का कुछ किराने का सामान लेता है और वे एक साथ घर जाते हैं। रात के खाने के दौरान एलन अचानक अपने माता पिता से पूछता है कि क्या वह आलू की कटाई में उनकी मदद कर सकता है, क्योंकि उसकी हालत में ज्यादा काम करना संभव नहीं है। उसके माता पिता हैरान हैं, लेकिन एलन ने उन्हें आश्वासन दिया कि वह मजबूत है, इसलिए वह उनकी बहुत मदद कर सकता है। रोडिन और उनके लोग उसे बताएंगे कि वह एक बच्चा है, इसलिए उसे अभी खेत के काम में उनकी मदद नहीं करनी चाहिए। वे उससे कहते हैं कि आखिरकार उसे एक दिन ऐसा करना ही पड़ेगा, तब तक उसे ट्रिना के साथ खेलते हुए अपने बचपन का आनंद लेना चाहिए। एलन को अपने माता पिता की चिंता के पीछे के कारणों का तुरंत एहसास हो जाता है, क्योंकि वे हमेशा के लिए सर्फ क्लास में फंस गए हैं। उन्हें लगता है कि वह बड़ा होकर उन्हीं की तरह किसान बनेगा और वे नहीं चाहेंगे कि उनका 3 साल का बेटा इतनी कड़ी मेहनत करे। वह उनकी इच्छाओं का सम्मान करने का फैसला करता है, लेकिन फिर एक टिप्पणी आती है कि उसने हाल ही में उसे अपने पिछवाड़े में पेड़ पर पत्थर फेंकते हुए देखा है। वह जानना चाहती है कि वह ऐसा क्यों कर रहा है, और एलन घोषणा करता है कि वह अपनी माँ को जंगल में छिपे खतरनाक राक्षसों से बचाने के लिए प्रशिक्षण ले रहा है। ये सुनकर रॉडिन को बहुत गर्व होता है और वह एलन को ऊपर उठाता है, जो झूठ बोलने के लिए दोषी महसूस करता है, क्योंकि वह सिर्फ ये देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या वह अन्य कौशल सीख सकता है। ट्रिना के साथ साथ उसकी रक्षा के लिए एक ताल का एलन भी है, और वह सोचता है कि टॉम बॉय खतरे में नहीं है, वह खतरा है। रोडिन का कहना है कि चूंकि दोनों बच्चे रात में खेलने का आनंद लेते हैं, इसलिए उन्हें उम्मीद है कि वे अपने मूल्यांकन समारोह में वास्तव में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। एलन इसके बारे में उत्सुक है, इसलिए उसके माता पिता ने उसे बताया कि मूल्यांकन समारोह 5 साल की उम्र में आयोजित किया जाता है, ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या बच्चों में कोई उल्लेखनीय प्रतिभा है, और सही प्रतिभा के साथ वे सर्फ जीवन से बाहर निकलने में भी सक्षम हो सकते हैं। इसके तुरंत बाद सर्दी आ जाती है और अब एलन पूरे दिन के लिए एक कीट को बुला सकता है। उसे अपने विकास पर गर्व है, लेकिन तभी ट्रिना उसके साथ खेलने आती है और उसका ध्यान भटक जाता है। वह अपनी गांड मरवाता है, लेकिन यह अब रोज की बात हो गई है, इसलिए किसी को इससे कोई परेशानी नहीं है। हालांकि जिस टिड्डे को उसने खुले में छोड़ दिया था, वह कूदने का डर पैदा करता है, जिससे उसे तुरंत प्रसव पीड़ा शुरू हो जाती है। रॉडिन ट्रिना से उसकी माँ को लाने के लिए कहता है और फिर अपनी पत्नी को नैतिक समर्थन देता है, जबकि एलन थोड़ा पानी गर्म करता है। वह चाहता है कि उसने अपने पिछले जीवन में कुछ प्रसव सिमुलेशन खेल खेले हों, क्योंकि उसे पता नहीं है कि क्या करना है। लेकिन सौभाग्य से ट्रिना अपने माता पिता मटिल्डा और जेटा के साथ तभी आती है। मटिल्डा तुरंत स्थिति को संभालती है और पुरुषों को घर से बाहर निकाल देती है। श्रम की एक लंबी रात के बाद पुरुष एक बच्चे के रोने की आवाज सुनकर जाग जाते हैं और वे अंदर भागते हैं और पाते हैं कि एलन का अब एक छोटा भाई है। वहाँ एक व्यक्ति रॉडिन से उसका नाम बताने को कहता है और वह लड़के का नाम माशा रखता है। हर कोई इससे खुश है, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि उसके पति ने लड़के का नाम एक राक्षस के नाम पर रखा है। वह जी इसे लेकर सभी लोग घबराए हुए हैं, लेकिन फिर लोग हंसने लगते हैं, जिससे तनावपूर्ण माहौल हल्का हो जाता है। इस पर एलन को अजीब लगता है और वह सोचता है कि अपने पिछले जीवन में वह एक बेरोजगार हारे हुए व्यक्ति था और इस जीवन में वह इस खेल को पास करना चाहता है और इस दुनिया का सबसे मजबूत खिलाड़ी बनना चाहता है। वह पारिवारिक पहलू का भी आनंद ले रहा है और किसी तरह अपने पूरे परिवार को सेफडोम से बाहर निकालने की उम्मीद करता है। कुछ साल बाद रॉडिन एलन को अपने साथ पास के गांव में ले जाता है और युवा एलन उस मूल्यांकन समारोह के बारे में उत्सुक होता है जहां वे जा रहे हैं। रॉडिन ने उसे बताया कि मूल्यांकन समारोह एक विशेष कार्यक्रम है जिसमें सबसे कम रैंक वाले सर्फों से लेकर उच्चतम रैंक वाले रईसों तक हर कोई भाग लेता है। जैसे ही वे 5 साल के हो जाते हैं, यदि किसी के पास अच्छी प्रतिभा है तो वह अपने सामाजिक वर्ग से ऊपर उठ सकता है, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा है। एलन अंतिम कथन के बारे में उत्सुक है, इसलिए रॉडिन उसे बताता है कि चूंकि उनके पास इंटरनेट नहीं है,
इसलिए लोग बोरियत दूर करने के लिए अन्य मजेदार गतिविधियां करते हैं। और चूंकि उन्होंने अभी तक जन्म नियंत्रण का आविष्कार नहीं किया है, इसलिए उन मजेदार गतिविधियों से बहुत सारे बच्चे पैदा होते हैं। इस साल बहुत सारे बच्चे 5 साल के हो रहे हैं, जिनमें एलन और उसकी सबसे अच्छी दोस्त क्रिना भी शामिल है, जो अपने पिता के साथ गांव जा रही है। वे जल्द ही उस विशाल गांव में पहुंचते हैं जहां आम लोग रहते हैं, और क्रिना एक तलवारबाज के रूप में जागृत होना चाहती है ताकि वह एक शूरवीर बन सके। इस बीच एलन का ध्यान केवल उस गांव पर है जो उनके गांव से कहीं अधिक समृद्ध है। उन्होंने देखा कि इस गांव के आम लोग स्वच्छ और अच्छे हैं और उनकी तुलना में सर्फ बेघर नशेड़ियों के झुंड की तरह दिखते हैं। वह आश्चर्यचकित है कि वे सर्फों और आम लोगों को एक साथ मूल्यांकन समारोह में जाने दे रहे हैं, लेकिन वह स्पष्ट रूप से देख सकता है कि इस गांव में कोई भी सर्फों को पसंद नहीं करता है। जल्द ही वे चर्च पहुंचते हैं, जहां पुजारी बच्चों और उनके माता पिता का स्वागत करते हुए कहते हैं कि जब बच्चे इस दुनिया में आते हैं तो भगवान उन्हें समान अवसर देते हैं। वे अपने देश के महान नायकों के बारे में बात करना शुरू करते हैं, जो सर्फ के रूप में पैदा हुए थे, और अब एलन को अंततः एहसास हुआ कि इस खेल के सामाजिक वर्ग और चरित्र वर्ग कैसे बंधे हुए हैं। इसके साथ ही पुजारी सभी को अंदर ले जाते हैं और वेदी के सामने रुकते हैं। एलन की नज़र सृजन के देवता एल्मिया की मूर्ति पर पड़ती है, जिसने पिछले दिनों उसे एक पत्र भेजा था। इसके बाद पुजारी मूल्यांकन समारोह शुरू करने के लिए गांव के मुखिया को उसके बेटे के साथ बुलाते हैं। वे लड़के से कहते हैं कि वह अपना हाथ क्रिस्टल बॉल पर रखे और उसके आंकड़े उनके पीछे काली चट्टान पर प्रदर्शित होंगे। बाउल कट गोरा आगे बढ़ता है और घबराहट से अपना हाथ क्रिस्टल के सामने रखता है और काला पत्थर उसके सभी आंकड़े प्रदर्शित करता है जैसे एलन अपनी ग्रिमोर में देखता है। बाउल कट बॉय के पास बुद्धिमत्ता और भाग्य को छोड़कर हर चीज में औसत से कम आंकड़े हैं और उसके पास उभरने की प्रतिभा है। डैडी बाउल कट को ये जानकर बहुत खुशी हुई कि उनके लड़के में प्रतिभा है, और एलन समझ नहीं पा रहा है कि हंगामा किस बारे में है। उसकी ग्रिमोर उसे ये बताने के लिए आती है कि हर किसी के पास प्रतिभा नहीं होती है, और उसे एहसास होता है कि प्रतिभा होना एक बड़ी उपलब्धि है। वह खुद को भाग्यशाली मानता है कि कोई और उसकी ग्रिमोर को नहीं देख सकता है, और इस सुविधा के लिए डेवलपर्स की सराहना करता है। इसके तुरंत बाद अन्य बच्चों का मूल्यांकन शुरू हो जाता है। एक अभागे लड़के में कोई प्रतिभा नहीं है, लेकिन उसके पिता फिर भी उसे गले लगाते हैं। मेरे पिता के विपरीत, जिन्होंने परीक्षा में असफल होने पर मुझे अस्वीकार कर दिया था, उनके बाद अगले लड़के में एक पूर्व उपयोगकर्ता बनने की प्रतिभा है, और वह उनके आंकड़ों में शामिल होने वाला दिन का पहला बच्चा है। उसके बाद सभी बच्चों का मूल्यांकन हो जाता है और अंत में केवल क्रेना और एलन ही बचे रह जाते हैं। पुजारी लेडीज फर्स्ट की नीति से चलते हैं और क्रेना को आगे बुलाते हैं। वह उत्साह से क्रिस्टल बॉल की ओर दौड़ती है और जैसे ही अपना हाथ उसके सामने रखती है, ये चकाचौंध कर देने वाली रोशनी उत्सर्जित करता है। उसके आंकड़े पत्थर के स्मारक पर प्रदर्शित होते हैं और पुजारी आश्चर्यचकित रह जाते हैं, क्योंकि क्रेना के पास एस रैंक की आक्रमण शक्ति के साथ तलवार चलाने की प्रतिभा है। उसके पिता इस विचार से प्रसन्न है कि उनकी बेटी उनके परिवार को हमेशा के लिए सेफडोम से बाहर निकालने जा रही है, और एलन सोचता है कि अब ये समझ में आता है कि वह इतनी अविश्वसनीय रूप से मजबूत क्यों है। अंत में मूल्यांकन करने की उसकी बारी है, और क्रिस्टल बॉल बंद होने से पहले एक बार बहुत धीरे से उड़ती है, और फिर क्रेना की तुलना में भी अधिक चमकदार रोशनी में विस्फोटित हो जाती है। एलन ये सोचकर उत्साहित है कि उसके माता पिता को पता चल जाएगा कि वह अब कितना अद्भुत है, लेकिन उसके पिता पुजारियों के पास जाते हैं क्योंकि वह पढ़ नहीं सकता। पुजारी दुखी होकर उसे बताते हैं कि उसके बेटे में कोई प्रतिभा नहीं है, और एलन उसे एआई कहता है। वह पत्थर के स्मारक की ओर दौड़ता है और पाता है कि उसके सभी आंकड़े ई रैंक किए गए हैं, और उसकी प्रतिभा सिर्फ एक कैप्चर कोड या कुछ और है, कुछ इस तरह। एलन किसी महत्वपूर्ण चीज में वर्तनी की गलतियां करने के लिए देवों को कोसना शुरू कर देता है, लेकिन फिर उसे अपने पिता के कोमल हाथ अपने कंधों पर महसूस होते हैं, जो उससे कह रहे हैं कि उन्हें घर लौट जाना चाहिए। उनके माता पिता इस तथ्य को स्वीकार करते हैं कि उनका बेटा प्रतिभाहीन है, और वे उससे कहते हैं कि यह कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि उन्हें उस पर हमेशा गर्व रहेगा। एलन को इतने प्यारे परिवार में जन्म लेने पर खुशी महसूस होती है, भले ही वे बहुत टूटे हुए हों। उस रात बाद में वह सोचने लगा कि उसके आंकड़ों को ई रैंक पर सीमित किया जाना चाहिए, क्योंकि उसने कठिनाई मोड को चुना था, जबकि अन्य लोग इस पर आशा खो देंगे। एलन उत्साहित हो जाता है क्योंकि वह हमेशा एक ऐसा खेल खेलना चाहता था जो अपने कठिनाई स्तरों के कारण उसे रोने पर मजबूर कर दे। हालांकि वह अभी भी अपने प्रतिभा कॉलम में पाठ की गड़बड़ी से उबर नहीं पाया है और डेवलपर्स के लिए खराब समीक्षा लिखने का फैसला करता है। अगले दिन एलन अपने माता पिता के साथ क्रेना के घर जाता है और देखता है कि उसके पिता बिना किसी कारण के चिढ़े हुए दिख रहे हैं। यहाँ तक कि क्रेना के माता पिता द्वारा दी गई पार्टी में भी वह नाराज और झगड़ता रहता है, और जेटा भी उससे चिढ़ता हुआ प्रतीत होता है। वे एक दूसरे के प्रति निष्क्रिय आक्रामक होने लगते हैं, और रॉडिन जेटा को अपरिपक्व अभिनय बंद करने और अपनी बेटी की विशाल प्रतिभा का जश्न मनाने के लिए कहता है। जेटा ने उस पर पलटवार करते हुए पूछा कि उसने ये कहने की हिम्मत कैसे की कि यह घोषणा करने के बाद कि वह उनके परिवारों के बीच संबंधों को तोड़ने जा रहा है।
बाकी सभी लोग इससे हैरान हैं और रॉडेन ने समझाना शुरू कर दिया कि ट्रेना में असाधारण प्रतिभा है जो उसे एक दिन महान बना सकती है। वह जेटा से कहता है कि उसे गरीब सर्फों के साथ मिलना जुलना बंद कर देना चाहिए और इसके बजाय उच्च समाज के साथ संबंध बनाना चाहिए। और एलन को पता चलता है कि उसके पिता अपने दोस्त पर एक एहसान करने की कोशिश कर रहे हैं जो उसने कभी नहीं मांगा था। दोनों लोग रॉडेन के स्वार्थी निस्वार्थ निर्णय के बारे में लड़ने लगते हैं और एलन चिंतित हो जाता है कि लड़ाई बहुत गंभीर हो जाएगी। वह ट्रेना से उन्हें रुकने के लिए कहता है और वह इसके बजाय अपनी लकड़ी की तलवार निकालती है। सौभाग्य से उसे इसका उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनकी माताएं स्थिति को संभालती हैं और दो लोगों को लड़ने से रोकती हैं। एलन मटिल्डा से पूछता है कि क्या रॉडेन और जेटा हमेशा इसी तरह लड़ते हैं और वह कहती है कि वे पुराने गोकू और वेजिटा की तरह हुआ करते थे, लेकिन पिता बनने के बाद वे शांत हो गए हैं। मटिल्डा और वहाँ एक ने उसे बताया कि वे चारों एक ही गांव के बचपन के दोस्त हैं और जब उन्होंने सुना कि एक नया गांव बनाया जा रहा है तो उन्होंने स्वेच्छा से इसे आबाद करने के लिए कहा। वे यहाँ एक साथ आए और एक दूसरे के पास अपना नया जीवन शुरू करने का फैसला किया और यहाँ तक कि एक ही समय में अपने घर भी बनाए। अतीत के बारे में बात करने से रॉडेन और जेटा को अपनी लड़ाई भूलने में मदद मिलती है और वे इसके बजाय कुछ अच्छी शराब का आनंद लेने का फैसला करते हैं। अगले दिन जब जेटा ग्रामीणों के साथ काम कर रहा था, कोई उसे बताने आया कि शूरवीर ट्रेना को देखने आए हैं। वह तुरंत घर भागता है और देखता है कि आम गांव में बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा हो गए हैं, कुल्हाड़ी चलाने वाले लड़के सहित। वह बिना किसी कारण के एलन पर क्रोधित हो जाता है और कहता है कि प्रतिभाहीन हारे हुए लोगों को यहाँ नहीं होना चाहिए। ट्रेना एलन के लिए खड़ा है और घोषणा करता है कि वह यहाँ है क्योंकि वह वास्तव में मजबूत है। लड़का उस पर विश्वास करने से इनकार कर देता है और उंगलियां उठाने लगता है। ट्रेना लगभग अपनी उंगली काट ही लेती है, लेकिन इससे पहले कि वह हंगामा मचाती, उसके पिता उसे वापस खींच लेते हैं। तभी गांव का मुखिया सभी से व्यवहार करने के लिए कहता है क्योंकि शूरवीर यहाँ हैं। हर कोई शूरवीरों के लिए रास्ता बनाता है जिसका नेतृत्व डैडी करते हैं, जो एक तलवार विशेषज्ञ हैं। ट्रेना असली शूरवीरों से मिलने के लिए वास्तव में उत्साहित है और उससे बात करने से पहले ग्राम प्रधान को बुलाना काफी है। कुछ छोटी सी बातचीत के बाद डैडी बुल ने ट्रेना और जेटा को बुला लिया, जो शूरवीरों को देखने के लिए दौड़े। एलन याद करते हैं कि कैसे उन्होंने 3 साल पहले शूरवीरों के रूप में खेलना शुरू किया था और अब ट्रेना को असली शूरवीर बनने के लिए ले जाया जा सकता है। वह पहले से ही अपने एकमात्र दोस्त को अलविदा कहने की कड़वी मिठास वाली यादों को महसूस करना शुरू कर देता है। लेकिन चीजें अचानक बदतर हो जाती हैं क्योंकि जेटा को नाइट कैप्टन की किसी बात पर आपत्ति होती है। उनका कहना है कि ट्रेना केवल 5 साल की है और उसने पहले कभी असली तलवार को नहीं छुआ है, इसलिए उसे उसके द्वारा सुझाई गई परीक्षा पास करने का मौका नहीं मिलेगा। हालांकि डैडी का कहना है कि चूंकि लड़की तलवार चलाने में माहिर है, इसलिए उसका लड़ाई जीतना स्वाभाविक है। उसने जेटा पर रईसों को धोखा देने के लिए अपनी बेटी के तलवार चलाने के बारे में झूठ बोलने का भी आरोप लगाया और जैसा कि जेटा ने समझाने की कोशिश की कि ऐसा नहीं है, शूरवीर कप्तान अपने डिप्टी को तैयारी शुरू करने का आदेश देता है। जेटा ने उससे रुकने का अनुरोध किया, लेकिन जेनोथा का कहना है कि मूल्यांकन के परीक्षणों के बारे में झूठ बोलना मौत की सजा वाला अपराध है और उन्हें ये सत्यापित करने की आवश्यकता है कि ट्रेना के पास वास्तव में है तलवार का स्वामी बनने का इच्छुक। यही कारण है कि वे एक तलवारबाजी द्वंद्व का आयोजन करने जा रहे हैं, जो उस समाचार को सुनने वाले सभी को चौंका देगा। जेटा ने दया की भीख मांगते हुए कहा कि उसकी बेटी अभी वास्तविक द्वंद्व के लिए तैयार नहीं है, लेकिन जेनोथा ने घोषणा की कि यदि वह द्वंद्व के माध्यम से अपनी प्रतिभा साबित नहीं कर सकी तो उसका पूरा परिवार पारिवारिक यात्रा पर परलोक यात्रा पर जाएगा। एलन सोचता है कि यह वास्तव में अनुचित है और शूरवीरों ने अपना दिमाग खो दिया है, लेकिन तभी ट्रेना एक शूरवीर को उसके लिए तलवार लाते हुए देखती है और वह मंत्रमुग्ध हो जाती है। जैसे ही उसे पता चलता है कि उसे तलवार का उपयोग करना है, वह तुरंत अपने पिता से कहती है कि वह द्वंद्व में भाग लेगी। जेटा को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है, लेकिन उसके पास उसे लड़ने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। जल्द ही युवा तलवार स्वामी ट्रेना और शूरवीर उपकप्तान, जिनकी प्रतिभा भाला चलाने की है, के बीच द्वंद्व को देखने के लिए हर कोई इकट्ठा हो जाता है। ट्रेना उत्सुकता से उपकप्तान पर झपटती है। उसकी जितनी ही लंबी तलवार लहराती है, वह उपकप्तान के साथ मारपीट करने में खुश है, जो अपने हमलों को निर्विकार चेहरे के साथ जोड़ता रहता है। ट्रेना को इस तरह तलवार घुमाते हुए देखकर हर कोई हैरान है, लेकिन एलन को लगता है कि पिछले 3 सालों से हर दिन उसके साथ प्रशिक्षण लेने के बाद एलन को लगता है कि यह उसके लिए स्वाभाविक है। हालांकि उसे चिंता है कि उसके पास एक वास्तविक शूरवीर के खिलाफ अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए पर्याप्त कौशल और अनुभव नहीं हो सकता है। जैसे ही वह ये कहता है, उपकप्तान लैल अपना पहला रक्षात्मक कदम उठाते हैं और ट्रेना को पीछे धकेल देते हैं। वह तुरंत जवाबी कार्रवाई के लिए आगे आती है, जिससे लैल सतर्क हो जाता है और वह उसकी तलवार का सामना करने के बजाय सहज रूप से उसे दीवार पर मार देता है। अपनी लड़की को लात मारते देख जेटा अति क्रोधित हो जाता है
लेकिन लेल को लात मारने से पहले ही शूरवीरों ने उसे अपने वश में कर लिया। एलन और उसके पिता को भी शूरवीरों ने पकड़ लिया है और वह सोचता है कि भले ही क्रेना एक तलवार देवता है, लेकिन वयस्कों से लड़ना उसके लिए बहुत ज्यादा है। किक लगने के बाद क्रेना जमीन पर गिर जाती है, लेकिन फिर अचानक वह उठ जाती है और एक नीली आभा उसे घेर लेती है। लेल घबरा जाती है, यह महसूस करते हुए कि क्रेना ने अभी अभी एक अतिरिक्त कौशल सक्रिय किया है, और वह तुरंत अपनी पत्थर की ठंडी आंखों के पीछे बिना किसी विचार के उस पर हमला करती है। वह अपने क्रूर हमले से नाइट वाइस कैप्टन को पीछे धकेलना शुरू कर देती है और एलन अब उसकी क्षमताओं से प्रभावित होता है। लेल के पास क्रेना के हमलों का कोई जवाब नहीं है और फिर वह एक शक्तिशाली वार से उसकी तलवार के 2 टुकड़े कर देती है। ज़ेनोफ ने तुरंत घोषणा की कि द्वंद्व समाप्त हो गया है और क्रेना निराश है कि लड़ाई इतनी छोटी थी। वह लील को उसके साथ लड़ने के लिए सोचती है और कहती है कि वह एक बुरे आदमी के लिए काफी मजबूत है, जो उसे वहीं मारता है जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि वह केवल 24 वर्ष का है। वह हार स्वीकार करता है और पूरा गांव उस लड़की की जय जयकार करना शुरू कर देता है जिसने शूरवीरों के उप कप्तान को हराया था। जेटा को राहत है कि क्रेना सुरक्षित है और उसे उस पर अविश्वसनीय रूप से गर्व भी है। रॉडिन और एलन ने भावना साझा की और फिर ज़ैन क्रेना की प्रतिभा की सराहना करने के लिए आगे आए। जेटा उससे बात नहीं करना चाहता, लेकिन फिर नाइट कैप्टन अपने पहले के अशिष्ट व्यवहार के लिए माफी मांगता है और क्रेना के भविष्य के बारे में बात करने के लिए कहता है। जेटा अभी भी परेशान है और उस पर संदेह करता है, लेकिन ज़ेनोफ उसे नैतिक समर्थन के लिए अपने दोस्तों को साथ लाने के लिए कहता है। खैर, जेटा ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और सभी लोग ग्राम प्रधान के घर में खाने की मेज पर इकट्ठा हो गए। कुल्हाड़ी चलाने वाला लड़का और उसके पिता भी वहाँ हैं और एलन सोचता है कि वह तलवार स्वामी की धूल में खोना नहीं चाहता है। ज़ेनोफ बात करना शुरू करता है और कहता है कि उसे खुशी है कि इस गांव में एक तलवार स्वामी का जन्म हुआ, लेकिन जेटा अभी भी उससे नाराज है। हालांकि वह अपना सारा गुस्सा भूल जाता है जब ज़ेनोफ प्रमुख से कहता है कि उनके गांव को अब युवा तलवार स्वामी के सम्मान में क्रेना कहा जाएगा। फिर शूरवीर कप्तान ने अपना एकालौप जारी रखते हुए कहा कि 3 साल पहले एक बंजा बेटे को तलवार का स्वामी पाया गया था। उसे राजा की सेवा के लिए नियुक्त किया गया था, लेकिन वह कमजोर लग रहा था, इसलिए उन्होंने उसका दोबारा मूल्यांकन किया और पाया कि उसकी प्रतिभा एक सामान्य तलवारबाज की थी। उन्होंने ये भी पाया कि बहुत से रईसों ने अपनी प्रतिभा के बारे में झूठ बोला था, जिसके कारण उच्च जोखिम वाली प्रतिभाओं का पूरी तरह से परीक्षण करने की नीति शुरू हुई। वह एक बार फिर जेटा से अपनी बेटी को मुकदमे में डालने के लिए माफी मांगता है और अब जेटा इसके पीछे के कारणों को समझता है, इसलिए वह इसे जाने देने का फैसला करता है। ज़ेनोफ ने उससे क्रेना का पालन पोषण जारी रखने के लिए कहा, जैसा उसने अब तक किया है, और जब वह 12 वर्ष की हो जाएगी तो वह अकादमी में शामिल हो सकती है और सीधे राजा के अधीन सेवा करने वाली एक शूरवीर बन सकती है। कुल्हाड़ी उपयोगकर्ता कुत्ता आभा ज़ैन से पूछता है कि क्या वह भी अकादमी में शामिल होने पर एक शूरवीर बन सकता है, और उसके पिता तुरंत समझाने लगते हैं कि कैसे उनका बेटा एक कुल्हाड़ी उपयोगकर्ता है और वह भी एक शूरवीर बनना चाहता है। ज़ेनोफ पुष्टि करता है और ऐसा कहता है, इस गांव में एक शिक्षक भेजा जाएगा और लड़के को अकादमी में शामिल होने के लिए कड़ी मेहनत करने के लिए कहेगा। एलन टेबल से फल चुराते हुए बस सभी को देखता है। तभी क्रेना कहता है कि वे एक साथ अकादमी जाएंगे। डॉग औरा तुरंत कहता है कि मूर्ख और प्रतिभाहीन बच्चे अकादमी नहीं जाएंगे, इसलिए क्रेना फिर से उससे लड़ना शुरू कर देता है। ज़ेनोफ अब लड़के के बारे में उत्सुक है, इसलिए जेटा ने उसका और कृंतक का उससे परिचय कराया। बूढ़ा शूरवीर तुरंत बोर्सलेयर रॉडिन को अपना सम्मान देने के लिए उठता है, लेकिन रॉडिन को आश्चर्य होता है कि एक शूरवीर कप्तान उसका नाम जानता है। ज़ेनोफ बताते हैं कि इस क्षेत्र के बैरन को बोर मांस बहुत पसंद है जो वे उन्हें सर्दियों में आपूर्ति करते हैं, और उन्होंने रॉडिन के बारे में कहानियां भी सुनी हैं, जो उनके शिकार का MVP है। वह बैरन की ओर से उसकी प्रशंसा करता है और एलन को एहसास होता है कि उसके पिता वास्तव में अच्छे हैं। उसके बाद वे घर चले जाते हैं और रॉडिन एलन से कहते हैं कि अगर वे कड़ी मेहनत करें तो उनके जैसे साधारण सरफर्स को भी पहचाना जा सकता है। वह एलन को गर्व करने और कड़ी मेहनत करने के लिए कहता है क्योंकि उसके पास उसकी जीन्स है। एलन खुशी खुशी अपने पिता को दिखाने के लिए तस्करी करके लाए गए फलों को निकालता है और पता चलता है कि उसके पास वास्तव में उसकी जीन्स है, क्योंकि रॉडिन ने भी उनमें से कुछ चुराए थे। इसके तुरंत बाद एलन ऐसे चिल्लाने लगता है जैसे उसका सॉसेज उसकी जिपर में फंस गया हो, जो संभव नहीं है क्योंकि उसकी दुनिया में अभी तक जिपर का आविष्कार नहीं हुआ है। इसके बजाय उसकी उत्तेजित चीखों का कारण ये है कि वर्षों की कड़ी मेहनत के बाद आखिरकार वह ऊपर आ गया है। उसके सभी मौजूदा कौशल उन्नत हो गए हैं और उसके शीर्ष पर उसे एनहास्ट नामक एक नया कौशल प्राप्त हुआ है। एलन को आश्चर्य होता है कि क्या वह अपने संबंध को और भी मजबूत बनाने के लिए नए कौशल का उपयोग कर सकता है, और उस नोट पर उसने देखा कि वह अब F रैंक प्राणियों को बना और बुला सकता है। वह पहले से ही इतनी उम्मीद कर रहा था और सोच रहा था कि वह पहले से मौजूद जीवों को मिलाकर किस तरह के नए जीव बना सकता है। वह दी लुलुलैंड में कदम रखता है और अपने दयनीय स्तर पर एक ड्रैगन को बुलाने की इच्छा करना शुरू कर देता है।
और फिर अन्य सुधारों की जांच करना शुरू कर देता है। उसे पता चलता है कि उसका ग्रिमवार अब 30 प्राणियों के कार्ड तक रख सकता है, जिससे उसके आंकड़ों में 50% की वृद्धि होती है, जिसे वह प्राणियों को बुलाकर प्राप्त कर सकता है। हालांकि उसे पता चलता है कि वह काफी धीमी गति से प्रगति कर रहा है, क्योंकि अंतिम स्तर तक 2 साल हो गए हैं। वह उस गड्ढे के बारे में ज्यादा नहीं सोचता जो उसने रोजाना पत्थर फेंककर पेड़ में छोड़ दिया है। दूसरी ओर उसकी माँ एक बार फिर गर्भवती है और एलन अब घर के कामों में मदद करता है। उसके माता पिता ये सोचने लगते हैं कि इस बार कोई दूसरा लड़का होगा या लड़की, और उन्हें उम्मीद दिखाई देती है कि यह एक लड़की है, क्योंकि तब उन्हें उसका नाम पता चल जाता है। तभी एलन को पता चलता है कि उसका मन फिर से भर गया है और वह सृजन के देवता एल्मिया का एक और पत्र खोजने के लिए अपना ग्रिमवार खोलता है। वह जोर जोर से भगवान का नाम लेता है और इससे उसे अपने पिता से कड़ी फटकार मिलती है, जो उससे कहते हैं कि वह व्यर्थ में भगवान का नाम न ले। एलन उसका पूरा व्याख्यान नहीं सुनना चाहता, इसलिए वह ये कहकर सभी का ध्यान भटकाता है कि रोडिन की बाह पर पुराना निशान गायब हो गया है। रोडिन उसे बताता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि उसने पहले बोआ हंट के दौरान देवताओं का परीक्षण पास किया था। एलन इसके बारे में उत्सुक है और रोडिन उसे बताता है कि देवताओं का परीक्षण एक विशेष घटना है जो कभी कभी तब होता है जब वे शिकार करते हैं। उन्हें अचानक ऊर्जा का विस्फोट महसूस होता है और उनके घाव पूरी तरह ठीक हो जाते हैं। एलन को एहसास होता है कि उसके पिता ने अभी जो वर्णन किया है वह समतलीकरण की प्रक्रिया है और इस दुनिया के एनपीसी इसे देवताओं का परीक्षण कहते हैं। वह सोचता है कि उसके पिता काफी ऊंचे स्तर पर होंगे, क्योंकि वह एक अनुभवी बोआ शिकारी है और उसकी तुलना में वह अभी भी स्तर 1 पर अटका हुआ है, भले ही उसका सम्मन कौशल 2 बार ऊपर उठ चुका है। एलन जानता है कि उसे ऊपर चढ़ने के लिए राक्षसों का शिकार करने की जरूरत है, लेकिन समस्या यह है कि जब तक ये शिकार के लिए न हो, सर्फ अपने गांवों को बिना अनुमति के नहीं छोड़ सकते हैं। इसलिए उन्होंने अपने विचार को नर्म रूप से लॉन्च करने का फैसला किया और कहा कि शिकार पर जाना बहुत अच्छा होगा। हालांकि रोडिन ने तुरंत उसे ये कहते हुए बंद कर दिया कि शिकार करना एक खतरनाक गतिविधि है और बच्चों को जंगलों के आसपास कहीं नहीं होना चाहिए। खैर, एलन इससे निराश है, लेकिन बाद में उस रात उसने ये जांचने का फैसला किया कि देव द्वारा उसे भेजे गए पत्र में क्या है। जैसा कि उन्हें उम्मीद थी, डेवलपर्स ने पाठ संबंधी गड़बड़ी को ठीक कर दिया है, जहां मूल्यांकन समारोह में उनके सम्मानकर्ता वर्ग को काले स्मारक पर प्रदर्शित नहीं किया गया था। इतना ही नहीं, देवों ने आधिकारिक तौर पर पोप को एक दिव्य दैवज्ञ भेजा है ताकि वह नई नौकरी वर्ग से अवगत हो सकें, और अब इसे भविष्य में ठीक से दिखाया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने इस मुद्दे को भी संबोधित किया है कि एलन के सभी कौशल सामान्य होने के कारण ई पर अटके हुए हैं। गणना पद्धति किसी की क्षमता की गणना करने के लिए विकास दर का उपयोग करती है। डेवलपर्स ने उसे एक विशेष संभावित प्रदर्शन पृष्ठ भेजा है जो विकास की गति पर निर्भर नहीं करता है, और एलन इसकी जांच करता है कि उसके पास हमले और सहनशक्ति को छोड़कर सभी मोर्चों पर काफी ऊंचे आंकड़े हैं। उसके पास मन और बुद्धिमत्ता पर एस रैंक है, जो एक सम्मानकर्ता के लिए समझ में आता है, लेकिन क्योंकि उसने हेल मोड को चुना है, उसकी क्षमता तक पहुंचना लगभग असंभव होगा। हालांकि एलन पीसने से कभी नहीं डरता और वह तुरंत एक ग्रासहॉपर राक्षस पर अपने जादुई कौशल को आजमाने का फैसला करता है। वह पाता है कि कौशल उसके समन प्राणी के आंकड़ों को बढ़ाता है, लेकिन उसके आंकड़ों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। फिर वह बड़े हुए ग्रासहॉपर को बुलाता है जो 1 सेकंड के लिए सुनहरा चमकता है, लेकिन उसके ठीक बाद उसकी माँ वहां आती है और उसे अपने पैरों के नीचे दबा देती है। अगले दिन रोडिन शिकार के लिए निकल जाता है और एलन अपने प्रयोग पर जाने से पहले घर का काम पूरा कर लेता है। वह नए प्राणियों को बनाने के लिए मौजूदा प्राणियों के सभी संयोजनों की कोशिश करता है, लेकिन वह तभी सफल होता है जब वह पक्षियों के साथ कीड़ों को मिला देता है। परिणाम किसी तरह एक घास प्रकार का प्राणी है, और ये तर्क गोकू और लफी के संयुक्त तर्क से भी अधिक मूर्खतापूर्ण है। वैसे भी एलन ये देखने के लिए उत्सुक है कि घास प्रकार का समन उसे क्या बफ देगा, और वह बहुत खुश होता है जब उसे पता चलता है कि यह उसकी मन क्षमता को बढ़ाता है, जिससे उसे और भी अधिक सम्मन और फ्यूजन करने की अनुमति मिलती है। एलन उत्साहित है क्योंकि इससे उसे बहुत तेजी से बढ़ने में मदद मिल सकती है, और वह तुरंत उस प्राणी को बुलाता है जो कि एक सेब है जिसके हाथ और पैर चिपक जाते हैं। एलन को एहसास होता है कि जीवित सेब भी युद्ध के लिए नहीं बनाया गया है और जांच करता है कि इसकी विशेष क्षमता को रोमा कहा जाता है। वह सेब को क्षमता का उपयोग करने का आदेश देता है और वह एक लंबा पौधा बनाने से पहले अचानक जमीन में धंस जाता है, जिसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। एलन सोचता है कि यह बहुत बेकार क्षमता है, लेकिन उसकी माँ रोमा से प्यार करती है, इसलिए वह पौधे को वहीं छोड़ने का फैसला करता है। बाद में ट्रिना फिर से एलन के साथ अभ्यास करने के लिए आती है, और भले ही वह हमेशा की तरह उसकी गांड मारता है, उसने देखा कि वह थोड़ा बेहतर हो गया है। एलन जानता है कि इसके पीछे का कारण उसका तलवार चलाने का कौशल है, जो प्रतिदिन ट्रिना के साथ अभ्यास करने के बाद स्तर 3 तक पहुंच गया है, और उसके शीर्ष पर अब उसके पास अपने बुलाए गए प्राणियों के अधिक आंकड़े हैं। उसके जाने के बाद एलन ने अपने पिछवाड़े में पेड़ पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया,
और वह मानसिक रूप से जला हुआ महसूस करता है क्योंकि वह अभी तक एक बार भी समतल नहीं हुआ है। उसे अपने छोटे भाई मेश की भी देखभाल करनी होती है और काम में मदद करनी होती है क्योंकि उसकी माँ गांव के लिए और अधिक कार्यकर्ता तैयार करने में व्यस्त है और उसे नहीं लगता कि उसका पत्थर फेंकने का प्रशिक्षण इसके लायक है। उन्होंने सेब के पेड़ के पौधों से भरा एक छोटा सा पैच भी बनाया है क्योंकि इसकी मीठी खुशबू मोनो के ठीक होने के समय को 6 घंटे तक कम कर देती है। बाद में रात में एलन और उनका सागर रॉडिन के घर लौटने का बेसब्री से इंतजार करते हैं और वे चिंतित हो जाते हैं क्योंकि उसे आज रात जल्दी वापस नहीं लौटना था। अचानक उन्हें घर के बाहर हंगामा सुनाई देता है और वे देखते हैं कि ग्रामीण एक घायल रॉडिन को लकड़ी के तख्ते पर ले जा रहे हैं। ग्रामीणों को रॉडिन को घर में लाने में मदद करने के लिए एलन और उनका समुद्र बाहर भागते हैं, जो पेट पर एक बड़े घाव के कारण गंभीर रूप से घायल हो गया है। जरदाह का कहना है कि रॉडिन ने बोरफैंग को सीधे आंत में ले लिया और यदि उनके पास दुर्लभ औषधीय जड़ी बूटी नहीं होती तो घर पहुंचने से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती। उनका समुद्र पूछता है कि उसके पास औषधीय जड़ी बूटी कैसे थी और जुरदाह का कहना है कि रात के कप्तान ने उसे दूसरे दिन क्रेना के साथ किए गए व्यवहार के लिए माफी के रूप में कुछ ठंडे सिक्के दिए और उसने जड़ी बूटियों को खरीदने के लिए उनका इस्तेमाल किया। अन्य ग्रामीण अचानक बातचीत में शामिल हो गए और कहने लगे कि यह आम लोगों की गलती है कि रॉडिन घायल हो गए और वे इस मामले को अपने तरीके से निपटाने के लिए तैयार हैं। तभी हंगामा सुनकर मेश वहां आता है और रोने लगता है तो एलन उसे सोने के लिए वापस अंदर ले जाता है। जुर्दा ने ग्रामीणों को थोड़ा आराम करने और कोई लड़ाई शुरू न करने के लिए भी कहा, जबकि वह अपने सबसे अच्छे दोस्त की देखभाल करने के लिए पीछे रहता है। एलन उसके पास आता है और मीकलें पूछता है कि क्या उसके पिता की चोट के लिए वास्तव में एक आम आदमी दोषी है और जुर्दा पुष्टि करता है। उनका कहना है कि कुछ दिन पहले गांव के मुखिया ने उनसे आम लोगों को बोर शिकार में शामिल होने देने के लिए कहा, क्योंकि बोर का मांस वास्तव में कीमती है और भले ही इसका अधिकांश हिस्सा बैरन के पास जाता है, शेष मांस शिकारियों के बीच विभाजित हो जाता है। आम लोग इसे केवल मांस के लिए आवश्यक वस्तुओं का व्यापार करके प्राप्त कर सकते हैं और वे बोर शिकार में कभी भी स्वेच्छा से काम नहीं करते हैं क्योंकि वे संकी लोगों का एक समूह हैं जो जानते हैं कि वे एक विशाल राक्षस को संभाल नहीं सकते हैं। हालांकि ये समय अलग था क्योंकि इसके बाद उन्होंने नाइट कैप्टन को सुना। जेनॉफ ने रॉडिन की नायक के रूप में प्रशंसा करते हुए सोचा कि उसके आसपास रहने पर आम लोग सुरक्षित रहेंगे। जुर्दा का कहना है कि न तो वह और न ही रॉडिन आम लोगों को शिकार में शामिल होने देने के पक्ष में थे, लेकिन वे मुखिया के आदेश से इनकार नहीं कर सकते थे। हालात को बदतर बनाने के लिए बहुत से आम लोगों ने अभ्यास को गंभीरता से नहीं लिया क्योंकि वे उन भूदासों से सबक नहीं लेना चाहते थे जो उनसे निचले सामाजिक वर्ग के हैं। फिर शिकार के दिन उन्होंने आम लोगों को काम दिया कि जब हर कोई हमला कर रहा हो तो बोर का ध्यान भटकाए रखें, लेकिन उनके पास ऐसा करने के लिए भी गेंदें नहीं थीं और उन्होंने अपने हथियार गिरा दिए और भाग गए। उनमें से एक अनाड़ी बेवकूफ था जो जमीन पर गिर गया और रॉडिन ने उसे बचाने की प्रक्रिया में एक बोर दांत को अपनी आंत में ले लिया। वे किसी तरह ग्रेट बोर को हराने में कामयाब रहे और यहाँ तक कि औषधीय जड़ी बूटी से रॉडिन की जान भी बचाई। जर्दा एलन और देजा से कहता है कि वह अगले दिन रॉडिन के हिस्से का मांस ले आएगा और उन्हें मजबूत बने रहने के लिए कहता है। अगली सुबह एलन उठता है और पाता है कि उसकी माँ उसके पिता की देखभाल कर रही है। वह उससे कहता है कि वह उससे काम लेगा, लेकिन वह उससे कहती है कि वह ठीक है। तभी रॉडिन झटके से जाग जाता है, फिर भी सोचता है कि वह शिकार के बीच में है। उसके परिवार को ये देखकर राहत मिली कि वह अपने होश में लौट आया है और जब उनके पास एक भावनात्मक क्षण था तो एलन को एहसास हुआ कि वह अब तक अपने समय का सही उपयोग नहीं कर रहा है। उनका ध्यान केवल मजबूत बनने पर था, लेकिन इसके पीछे कोई लक्ष्य नहीं था। वह अब समझता है कि ये दुनिया उसके परिवार सहित इसमें रहने वाले लोगों के लिए कोई खेल नहीं है। इस दुनिया में रहने वाले लोग असली हैं और उसका परिवार भी उन्हीं की तरह असली है। एलन ने निर्णय लिया कि उसे अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए अपनी शक्ति का अच्छा उपयोग करने की आवश्यकता है, खासकर क्योंकि उसके पिता अब कुछ समय तक चलने में सक्षम नहीं होंगे। तभी जुर्दा शिकार से रॉडिन का हिस्सा लेकर वहां पहुंचता है और उसे फिर से देखकर खुश होता है। जर्दा ने रॉडिन से कहा कि वह किसी भी बात की चिंता न करें और केवल बेहतर होने पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि बाकी ग्रामीण इस सर्दी में उसके परिवार का खर्च उठाएंगे। अचानक एलन बोलता है, अपने पिता से अपने परिवार की मदद के लिए नौकरी करने की अनुमति मांगता है। वह उसी दिन काम करना शुरू कर देता है, पहले एक कुएं से पानी निकालना और फिर भारी बाल्टियां उठाना, जिससे एक वयस्क को भी कठिनाई हो सकती है। हर कोई ये देखकर हैरान है कि एलन कैसे अलग दिखता है, लेकिन उसने अभी अभी सभी तोड़ फोड़ करने का फैसला किया है। उसने अपने सम्मान के माध्यम से अपनी शारीरिक शक्ति को अधिकतम कर लिया है, क्योंकि इससे उसे अपने परिवार की सबसे अधिक मदद करने का मौका मिलेगा और उसे इस बात की चिंता नहीं है कि इससे उसे कितना ध्यान मिलेगा, क्योंकि बाहरी दुनिया का ध्यान भटकाने के लिए उनके पास पहले से ही कृणा है। अपने घर में पानी पहुंचाने के बाद वह खेतों में ये सीखने जाता है कि जुर्दाह से आलू की कटाई कैसे की जाती है। जरदाह उसे आलू उखाड़ने के लिए अपने दोनों हाथों का उपयोग करने के लिए कहता है।
लेकिन एलन केवल एक हाथ से पूरा गुच्छा उखाड़कर फ्लेक्स करना शुरू कर देता है। उसका दावा है कि उसे ये ताकत अपने पिता से मिलती है और वह खेत में कड़ी मेहनत करता है और एक ही दिन में सारे आलू काट लेता है। बाद में वह कटे हुए आलूओं को देखता है और सोचता है कि यह कितना अनुचित है कि बैरन को सर्फ की खेती के आधे से अधिक आलू पर दावा करना पड़ता है। तभी वह अपने घर में कुछ मेहमानों के आने की आवाज़ सुनता है और पता चलता है कि वह गांव का मुखिया होने के साथ साथ वह बेवकूफ़ भी है जो रॉडिन की चोट का कारण था। मुखिया उपहार के रूप में कुछ फल लाया है और वह आदमी चीज़ों को खराब करने के लिए माफ़ी मांगता है जिसके कारण रॉडिन को चोट लगी। जबकि रॉडिन उदारतापूर्वक प्रतिक्रिया करता है और उस व्यक्ति से कहता है कि यदि वह शिकार जारी रखना चाहता है तो अधिक सावधान रहें। वास्तव में कोई भी व्यक्ति मूर्ख को इतनी आसानी से माफ़ करने को तैयार नहीं है। वह उसे व्याख्यान देती है कि हर किसी के पास लौटने के लिए एक परिवार होता है, चाहे उनका सामाजिक वर्ग कोई भी हो, और उन्हें किसी के जीवन के साथ इतनी लापरवाही से व्यवहार नहीं करना चाहिए। तभी बाकी सर्फ रॉडिन की जांच करने के लिए वहां आते हैं और उनकी अजीब हरकतों को देखकर उसका गुस्सा शांत हो जाता है। अगले दिन एलन अकेले जंगली घास के मैदान में चला जाता है और अपने परिवार को सर्दियां बिताने में मदद करने की अपनी प्रतिभाशाली योजना के लिए एक विस्तृत क्षेत्र बनाता है। वह अपनी सूची में मेंढकों को बुलाता है और अपने हाथों का उपयोग करके अपने चेहरे की रक्षा करता है क्योंकि सभी मेंढक जमीन पर उतरने से पहले उस पर कूदते हैं। इसके बाद एलन कुछ नए स्तर के जाल लगाता है और मेंढकों को अपने उत्तेजित कौशल का उपयोग करने के लिए कहता है, यह आशा करते हुए कि यह कुछ जंगली पक्षियों को आकर्षित करेगा जिन्हें वह फंसा सकता है और घर ले जा सकता है। हालांकि जब थोड़े इंतजार के बाद भी कुछ नहीं मिला तो उन्होंने इसे छोड़ने का फैसला किया। तभी वह एक पक्षी को अपनी ओर आते देखता है और उसे पकड़ने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन वहाँ तब उसे पता चलता है कि यह कोई साधारण पक्षी नहीं है बल्कि अल्बा हेरोन नामक बी रैंक राक्षस है। राक्षस बिना सोचे समझे जाल को नष्ट कर देता है और फिर एक एक करके मेंढकों को हरा देता है। एलन को एहसास होता है कि उसका बी रैंक राक्षस से कोई मुकाबला नहीं है और वह भागना शुरू कर देता है। लेकिन फिर उसके सामने उसकी स्थिति की खिड़की खुल जाती है और वह सोचता है कि अपनी शारीरिक स्थिति को सीमा तक बढ़ाने के बाद उसे इस राक्षस को खत्म करने में सक्षम होना चाहिए। इसलिए वह वापस लड़ने का फैसला करता है और तुरंत आगे बढ़ने और अपनी तलवार से राक्षस पर हमला करने से पहले उसके सिर पर एक पत्थर फेंकता है। राक्षस उस पर पलटवार करता है, लेकिन फिर एलन कुत्तों के एक झुंड को बुलाता है जो राक्षस की बाइक चलाते हैं और उसे व्यस्त रखते हैं। हालांकि ये भी लंबे समय तक नहीं टिकता क्योंकि पक्षी राक्षस जल्दी से उन सभी को हरा देता है और एलन अपनी तलवार के साथ लड़ने के लिए वापस चला जाता है। राक्षस उस पर फिर से हमला करता है और इस बार उसे अधिक नुकसान होता है क्योंकि उसके सम्मान हार जाने के बाद उसने बहुत सारे शौकीनों को खो दिया है। वह खड़े होने में भी बहुत कमजोर महसूस करता है और तभी राक्षस पक्षी उस पर फिर से हमला करता है। एलन किसी तरह अपनी तलवार से उसके हमले को रोकता है, लेकिन उसे लगता है कि यह उसके लिए खेल खत्म हो सकता है। एलन को आश्चर्य होता है कि वह राक्षस के हमले से कैसे बच सकता है जब उसे अचानक एक विचार आता है कि उसने वास्तव में पहले इसका परीक्षण नहीं किया है। वह अपने द्वारा बनाए गए नवीनतम बग प्रकार के समन को बुलाता है और उन्हें पक्षी राक्षस पर छोड़ देता है। कैटरपिलर राक्षस अल्बोहिरोन से ऊर्जा चूसना शुरू कर देते हैं और यह अपना हमला रोक देता है, जिससे एलन को एहसास होता है कि युद्ध के लिए उपयोगी होने की उनकी क्षमता के बारे में वह सही था। वह पक्षी राक्षस के नीचे से बाहर निकलता है और उस पर लगातार हमला करके उसे कमजोर करने का फैसला करता है और इस तरह वह अपने सभी बफर्स खोने के बाद मारे जाने से बच सकता है। वह कीड़ों के साथ साथ पक्षी पर हमला करने के लिए कुत्तों के एक और झुंड को बुलाता है और वे उस पर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं। एलन इस मौके का उपयोग उसके सिर पर एक घातक प्रहार करने के लिए करता है और एक पल के लिए दुनिया उसके लिए काली और सफेद हो जाती है। अगले ही पल राक्षस मर जाता है और एलन का गंभीर युद्ध उसके सामने प्रकट होता है, जो उसे बताता है कि उसने अल्बोहिरोन को हरा दिया है और 100 अनुभव अंक प्राप्त किए हैं। एलन अपनी जीत की घोषणा करने के लिए एक तेज स्क्रीन बजाता है और उसे ऐसा लगता है जैसे वह अपने पहले राक्षस को हराने के बाद दुनिया के शीर्ष पर है। जल्द ही वह अपने कीमती शिकार को अपने साथ लेकर घर पहुंचता है और उसका परिवार और दोस्त उसे एक डी रैंक राक्षस के साथ देखकर अवाक रह जाते हैं। उससे पूछा गया कि उसने इसे नीचे उतारने का प्रबंधन कैसे किया और एलन ने ये कहकर महीने का संक्षिप्त विवरण दिया कि उसने राक्षस को अपने पास जमीन पर उतरते देखा और फिर उसने इसे आश्चर्यचकित कर दिया और इसे समाप्त कर दिया। प्राणा वास्तव में एलन के अद्भुत पैरों से प्रभावित है, लेकिन मैश मृत राक्षस से भयभीत है। रॉडिन ने एमसी के चेहरे पर चोट देखी और पूछा कि क्या उसे कहीं और चोट लगी है, और वह जवाब देता है कि वह ठीक है और उसके चेहरे का घाव भी ठीक होने लगा है। जेटा ने राक्षस की लाश की जांच की और उस पर कुत्तों द्वारा छोड़े गए काटने के निशान देखे। वह एलन से पूछता है कि क्या उसने भी राक्षस को काटा है और यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसकी कहानी लगातार बनी रहे। उनका कहना है कि वह शुद्ध प्रवृत्ति से लड़ रहे थे, इसलिए उन्हें याद नहीं कि यह कैसे हुआ। जेटा को नहीं पता कि उसे अपने दिमाग में चल रही छवि पर हंसना चाहिए या एलन के जंगलीपन से डरना चाहिए।
इसलिए उसने इसके बजाय राक्षस पर कार्रवाई करने का फैसला किया। जैसे ही वह रॉडिन के साथ विवरण के बारे में बात करने के लिए मुड़ता है, एलन जेटा के सिर पर एक बड़ी गांठ देखता है और उसे पूरा यकीन है कि यह या तो उसे अपनी पत्नी से मिला है या क्राना के साथ तलवारबाजी का अभ्यास करते समय मिला है। जैसे ही वह अपने आप में हंस रहा था, जेटा ने उससे मदद मांगी और उन्होंने अलबुहे को उल्टा लटका दिया ताकि उसका खून निकल जाए। जेटा एलन को बताती है कि अलबुहाई में उसके अपने तरीके से लगभग 60 किलोग्राम और 40 किलोग्राम केवल रक्त और हड्डियां हैं, इसलिए उन्हें इससे अधिक मांस नहीं मिलता है, लेकिन इसके पंख अच्छी खासी कीमत पर बिकते हैं। एलन आभारी है कि जेटा उसे ये सब सिखा रहा है, लेकिन तब उसका उत्साह गायब हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उन्हें इसका 60% भगवान को देना होगा। एलन को लगता है कि यह अनुचित है और जेटा उसे बताता है कि अच्छे रईस सींग वाले खरगोशों जैसे छोटे ई रैंक वाले राक्षसों को नजरअंदाज करते हैं, लेकिन वे सर्फों को डी रैंक राक्षस को अपने पास नहीं रखने देंगे। अचानक जेटा राक्षस को काटकर उसका जादुई पत्थर निकाल लेता है और कहता है कि यह भी कर प्रणाली के अंतर्गत आता है, लेकिन यह उन जैसे ग्रामीणों के लिए वैसे भी बेकार है। जेटा को एक विचार आता है और वह कहता है कि यदि रॉडिन आम लोगों की गलती के कारण घायल नहीं हुआ होता तो एलन को अलबुहे का सामना नहीं करना पड़ता और वे इसका उपयोग ग्राम प्रधान को दोषी ठहराने और उससे बड़ा नुकसान पाने के लिए कर सकते हैं। एलन को पता चलता है कि उसके पिता का सबसे अच्छा दोस्त जे नहीं है, उसके पास एक मांसपेशीय मस्तिष्क है और इस मामले के बारे में उसके अपने विचार हैं। इसके तुरंत बाद जेटा और एलन सरदार के पास जाते हैं, जो अलबुहाई की अपनी लाश को देखकर वास्तव में खुश होता है और जेटा उसे बताता है कि वे पंखों को कर के रूप में सौंपने और बाकी राक्षस लाश को अपने पास रखने के लिए तैयार हैं। मुखिया को यह विचार पसंद नहीं आया और उसने कहा कि भगवान ने इस वर्ष और भी अधिक मांस मांगा है, इसलिए उसके हाथ भी बंधे हुए हैं। जेटा का कहना है कि वे उसे जादुई पत्थर भी देंगे और मुखिया अभी भी संतुष्ट नहीं है। ये जेटा के लिए अपराधबोध का संकेत है और वह कहना शुरू कर देता है कि यदि उनके गांव का नायक रॉडिन घायल नहीं होता तो वे इतनी मुश्किल स्थिति में नहीं होते। वह कहता है कि रॉडिन का परिवार सर्दियों में उसके बिस्तर पर भूखे रहने वाला है और एलन ऐसा व्यवहार करना शुरू कर देता है जैसे वह भूख के कारण बेहोश होने वाला है। सौभाग्य से ग्राम प्रधान को हेरफेर करना आसान है और वह सौदे के लिए सहमत हो जाता है। एलन उसे धन्यवाद देता है और फिर पूछता है कि क्या वे भविष्य में शिकार किए गए अलबुहाई का मांस भी अपने पास रख सकते हैं। वह जानता है कि यह मुश्किल होने वाला है और जेटा जोर से उससे कहता है कि वह बहुत उत्साहित न हो, क्योंकि वह जल्द ही किसी अन्य डी रैंक राक्षस का शिकार करने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली नहीं होगा। मुखिया इस पर विश्वास करता है और यह कहते हुए हंसता है कि यदि वे इतने भाग्यशाली हैं कि अलबुहाई का शिकार कर सकें तो वे उसका मांस रख सकते हैं। एलन और जेटा खुश हैं कि उनकी योजना पूरी तरह सफल रही और इसके तुरंत बाद एलन ने अलबुहाई का शिकार करने के लिए एक और जाल बिछाया। जाल पिछली बार की तरह एक आकर्षण के रूप में काम करता है और इस बार 2 राक्षस मेंढकों पर हमला करने के लिए झपट्टा मारते हुए आते हैं। पहली लड़ाई के बाद एलन समझदार हो गया है और वह तुरंत मेंढकों को याद दिलाता है कि कोई भी आंकड़ा न खोए। फिर वह राक्षस की ऊर्जा को चूसने के लिए कीड़ों को भेजता है और फिर उनका संतुलन बिगाड़ने के लिए उनके सिर पर पत्थर से वार करता है। उसके बाद वह अपने कुत्तों को उन्हें काटने के लिए भेजता है और फिर अपनी लकड़ी की तलवार से उनके सिर पर वार करके उन्हें खत्म कर देता है। 2 राक्षसों को हराने के बाद उसे अपने सम्मान याद आते हैं और उसे खुद पर गर्व होता है, क्योंकि राक्षसों के एक झुंड का शिकार करने के बाद ये पहली बार है कि उसने कोई सम्मान नहीं खोया है। अचानक उसका ग्रिमोयर सामने आता है और उसे बताता है कि आखिरकार उसे 1000 अनुभव अंक मिल गए हैं और वह लेवल 2 पर पहुंच गया है। एलन ये सुनकर बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत अपने आंकड़ों की जांच की और पाया कि उसका स्वास्थ्य और मन पूरी तरह से ठीक हो गया है और उसके सभी आंकड़ों में भी बहुत सुधार हुआ है। वह अपने ग्रिमोयर को गले लगाता है, क्योंकि उसे इस दुनिया में आए हुए 6 साल हो गए हैं और आखिरकार वह ऊपर आ गया है। वह अपने परिवार को भी अपने छोटे से रहस्य के बारे में बताने का फैसला करता है और अल्बोहिरोन्स को घर ले जाता है। रॉडिन ये देखकर हैरान हो जाता है कि एलन ने इस बार उनमें से 2 को हरा दिया, लेकिन उसके तुरंत बाद वह कुछ नहीं कहता। एलन क्रेना के साथ तलवार प्रशिक्षण के लिए जाता है और वह अब बहुत तेज है। वह उसके हमलों से लगातार बच सकता है, लेकिन वह ये सोचने में व्यस्त है कि उसके पास सर्दियों के लिए पर्याप्त मांस कैसे है और अब उसे केवल जलाओ लकड़ी की जरूरत है। वह सोचता है कि यदि वह 20 और अल्बोहिरोइन का शिकार करेगा तो वह स्तर 3 तक पहुंच सकता है, लेकिन इस सर्दी में ऐसा करना असंभव लगता है। वह अपने विचारों से इतना विचलित हो जाता है कि क्रेना उसके पीछे छिपती है और उसके सिर पर प्रहार करती है, जिससे उसकी जीत की लय बरकरार रहती है। उस रात बाद में एलन अपने माता पिता से बात करता है और उन्हें अपनी सीट बेल्ट कसने के लिए कहता है, क्योंकि उसकी कहानी उन्हें भावनात्मक रोलर कोस्टर पर ले जा सकती है। वह कहता है कि जब वह 1 वर्ष का था तो उसे भगवान एल्मिया का एक दैवज्ञ मिला, जिसने उससे कहा कि वह उसे शक्ति और बुद्धि देगा। वह अपने माता पिता से कहता है कि यही कारण है कि वह औसत लोगों की तुलना में अधिक मजबूत और होशियार है, लेकिन सृष्टि के देवता ने उसे एक बड़ी बाधा भी दी।
उसने कहा कि उसे ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा जिन्हें 100 लोग मिलकर भी दूर नहीं कर सकते और उन्हें दूर करने के लिए उसे अपनी ताकत और बुद्धि का उपयोग करना होगा। ये सुनकर वह सदमे में आ जाती है और भगवान से पूछने लगती है कि वह उसके बच्चे को इतनी कठोर परीक्षा कैसे दे सकता है। दूसरी ओर रॉडेन की टिप्पणी है कि एलन ने आज एक परीक्षण पास कर लिया होगा क्योंकि उसके चेहरे पर घाव ठीक हो गया है। एलन को इसका एहसास तभी होता है और रॉडेन उसे बताता है कि वह जानता है कि भगवान के परीक्षणों पर विजय पाना कैसा होता है। अचानक एक सवाल उठता है कि मूल्यांकन समारोह में एलन के पास कोई प्रतिभा क्यों नहीं थी, और वह बताते हैं कि उन्हें इसके बारे में एल्मिया से एक और डेविडियो मिला। रॉडेन उसे डांटता है और उचित सम्मान के साथ भगवान का नाम लेने के लिए कहता है और एलन आगे बढ़ने से पहले माफी मांगता है। उनका कहना है कि उनकी नौकरी की कक्षा मूल्यांकन समारोह में प्रदर्शित करने के लिए बहुत नई थी और उनके आंकड़े कम थे क्योंकि सामान्य विधि उनकी विकास दर पर निर्भर करती है, जो उनकी बाधा के कारण धीमी हो गई है। उसके माता पिता अब उसकी प्रतिभा के बारे में उत्सुक हैं, लेकिन एलन उन्हें एक सम्मानकर्ता होने के बारे में नहीं बता सकता क्योंकि लोग डरने लगेंगे कि वह खतरनाक राक्षसों को नियंत्रित कर सकता है। वह कहता है कि वह नहीं जानता कि उसकी प्रतिभा क्या है और वह ये तथ्य भी छिपाता है कि उसने उसे दूसरी दुनिया से पुनर्जन्म दिया है। वहाँ अचानक एलन को गले लगाते हुए देखा गया। उसने पूछा कि उसने उन्हें पहले क्यों नहीं बताया, क्योंकि जब वह हर दिन पेड़ पर पत्थर फेंकता था तो उसे लगता था कि वह एक मनोरोगी है, लेकिन वह केवल देवताओं की परीक्षाओं पर विजय पाने का अभ्यास कर रहा था। रॉडेन उससे पूछता है कि वह आगे क्या करना चाहता है और एलन उसे बताता है कि वह परीक्षाओं का डटकर सामना करने की योजना बना रहा है। रॉडेन सोचता है कि यह एक अच्छा विचार है और वह उससे कहता है कि बहादुर बनो और उन चुनौतियों का सामना करो जो गॉड एल्मिया ने उसके लिए तैयार की हैं, और अगर वह कहीं फंस गया है तो वह हमेशा उनसे मदद मांग सकता है। वह एलन से इसे गुप्त रखने के लिए भी कहता है क्योंकि अगर उस पर डेविडियो के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाया गया तो चीजें मुश्किल हो सकती हैं। हालांकि रॉडेन जिर्दा को बताना चाहता है और अपने बेटे ईश्वर के बारे में स्वयं निर्माता ईश्वर की ओर से एक डेविडियो का दावा करना चाहता है, और यह निश्चित रूप से तलवार के स्वामी होने के नाते घृणा को मात देता है। इसके तुरंत बाद एलन ने अल्बाहिरोन के ढेर का शिकार किया और वह उन्हें जिर्दा के साथ बाजार में ले गया, जो उसे व्यवसाय करने के बारे में सब कुछ सिखाने की योजना बना रहा था। जिर्दा ने उसे बताया कि उनका बोर शिकार भी सफल रहा क्योंकि आम लोगों के बिना उन्हें कोई समस्या नहीं थी। एलन ने उससे सर्फों और आम लोगों के बीच अंतर के बारे में पूछा और जिर्दा ने उसे बताया कि उनकी सामाजिक स्थिति अलग है और आम लोग सर्फों की तरह 60% कर का भुगतान नहीं करते हैं। इसके बजाय वे अपने वार्षिक कर के रूप में प्रति वयस्क 3 सोने के सिक्के और प्रति बच्चा 1 सोने का सिक्का देते हैं। एलन उत्सुक है और अपने मुख्य सवाल पर आगे बढ़ता है कि सर्फ आम आदमी कैसे बन सकते हैं। जिर्दा जवाब देते हैं कि उन्हें अपने परिवार में प्रति व्यक्ति 10 सोने के सिक्कों की श्रद्धांजलि देनी होगी, या भगवान व्यक्तिगत रूप से उन्हें पदोन्नति के साथ पुरस्कृत कर सकते हैं। एलन को एहसास होता है कि चूंकि उसकी मां लगातार बच्चों को बाहर निकाल रही है, इसलिए उसे जल्दी से 50 सोने के सिक्के कमाने की जरूरत है, या अगले साल ये 60 हो जाएगा। जल्द ही वे एक व्यापारिक कंपनी में जाते हैं और सूखे राक्षस के मांस के बदले में नमक प्राप्त करते हैं। उसके बाद जिर्दा एलन को विभिन्न प्रकार की दुकानों में ले जाता है और वह विभिन्न वस्तुओं के लिए विनिमय दर सीखता है। अगली बार एलन अकेले बाजार जाता है और इस बात पर शोध करना शुरू कर देता है कि अगर वह पैसे से सामान खरीदेगा तो उसकी कीमत कितनी होगी। थोड़े शोध के बाद उन्होंने पाया कि एक चांदी के सिक्के के लिए अल्बाहिरोन झटकेदार कोशिकाओं का एक पैकेज, और यदि वह 50 सोने के सिक्के अर्जित करना चाहता है तो उसे उनमें से 500 का शिकार करना होगा। वह फैसला करता है कि इसके लिए उसे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, इसके बारे में नहीं सोचेगा और एक मेडिकल स्टोर पर जाता है और मोनो रिकवरी औषधि मांगता है। दुकानदार जवाब देता है कि वे अपने सस्ते स्टोर में ऐसी फैंसी चीजें नहीं रखते हैं, और एलन अन्य औषधीय जड़ी बूटियों को देखने और अपने गंभीर युद्ध में उनके रेखाचित्र बनाने का फैसला करता है। फिर वह दुकानदार से पूछता है कि क्या उसके पास म्यूएलर के फूल हैं, और एक सिक्का आदमी उस नाम को सुनकर रक्षात्मक हो जाता है क्योंकि आखिरी बार उसने उन्हें जिर्दा को बेचा था, जो उसकी दुकान में घुस गया था और उससे उसे बेचने के लिए विनती की थी। दुकानदार का कहना है कि जिया वास्तव में इसे खरीदने के लिए केवल आधे पैसे होने के बावजूद दृढ़ था और उसने बाकी पैसे बाद में देने का वादा किया था। वह वस्तुतः अपने घुटनों पर बैठ गया और विनती की कि उसे अपने दोस्त को बचाने के लिए फूलों की आवश्यकता है, और दुकानदार को हार माननी पड़ी। वह अभी भी इस बारे में निराश है। भले ही जिर्दा ने उसे बाद में भुगतान किया और एलन ने अचानक उसे धन्यवाद के रूप में मांस का एक पैकेज दिया क्योंकि म्यूएलर के फूलों ने रॉडेन की जान बचाई। उसके बाद एलन एक लोहार की दुकान पर जाता है और उन हथियारों की ओर बढ़ता है जिनमें से प्रत्येक की कीमत 50 चांदी के सिक्के हैं, इसलिए वह अभी उनके बारे में सपने नहीं देखने का फैसला करता है। अचानक कुल्हाड़ी चलाने वाला डोगोरा वहां आता है और एलन से पूछता है कि वह अपने पिता की दुकान पर क्या कर रहा है। एलन उस असभ्य लड़के से परेशान नहीं होना चाहता, इसलिए वह उससे कहता है कि वह बस देख रहा था और चला
जाता है। हालांकि डोगोरा बिना किसी कारण के उसे मुक्का मारता है और उसे पाव की तरह उसका गुर्गा बनने के लिए कहता है। मुखिया का बेटा एलन शुरू से ही डोगोरा को नियंत्रण में रखने के लिए लड़ने का फैसला करता है। वह अपना सामान जमीन पर रखता है और डोगोरा पर अपनी लकड़ी की तलवार तानता है और उससे कहता है कि उसे जो भी हथियार चाहिए वह ले आए ताकि वे निष्पक्ष और चौकोर लड़ाई कर सकें। डोगोरा अपना बेसबॉल बैट लेने के लिए दौड़ता है जबकि एलन और पाव एक दूसरे का अभिवादन करते हैं और लौटते ही अपना लकड़ी का बल्ला घुमाने लगता है। एलन आसानी से उसके हमलों से बच जाता है और उसे रोक देता है और वह बता सकता है कि डोगोरा के पास एक कुल्हाड़ी उपयोगकर्ता की हमले की शक्ति है, लेकिन कृणा की तुलना में वह कुछ खास नहीं है। एलन उसकी ओर दौड़ता है और एक तेज प्रहार से उसे निहत्था कर देता है और डोगोरा गिर जाता है, परास्त होने के बाद हार गया। एलन इस अवसर का उपयोग एक चालाक समुराई की तरह फार्म को आभा दिखाने के लिए करता है और उसे बताता है कि वह किसी दिन अपनी दुकान पर व्यापार करने के लिए वापस आएगा। इसके तुरंत बाद रॉडेन बेहतर महसूस करने लगता है और फिर से काम करने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ महीने बीत गए और डोगोरा कृणा के घर का नियमित आगंतुक बन गया, जो सभी बच्चों के लिए प्रशिक्षण स्थल बन गया है। पाव कृणा के साथ अभ्यास करने के लिए वहां मौजूद है, जो उसके लिए बहुत आसान काम कर रही है। एलन को एहसास होता है कि उसके भाई के पास भाला चलाने का कौशल हो सकता है और जब उसका ध्यान भटकता है तो डोगोरा उस पर वार करने का फैसला करता है। हालांकि उसकी हरकतें अभी भी बहुत कच्ची हैं और एलन उसे चकमा देकर जमीन पर गिरा देता है। उसके बाद एक रात जब एलन अपनी छोटी बहन को सोते हुए देख रहा था, रॉडेन और जेटा घर आए और वे वास्तव में थके हुए लग रहे थे। उनकी सिया उनसे पूछती है कि क्या हुआ और वे उसे बताते हैं कि बैरन ने उन्हें इस साल 10 के बजाय 15 जंगली सुअर का शिकार करने का आदेश दिया है और यही कारण है कि उन्होंने आम लोगों को फिर से अपने साथ शामिल होने दिया है। उनकी सिया पूछती है कि रॉडेन के घायल होने के बाद किसने लड़ाई की। यह एक अच्छा विचार है, लेकिन वे इसे मना नहीं कर सकते क्योंकि यह बैरन का आदेश है। इससे भी बुरी बात यह है कि उन्हें अगले वर्ष 20 सुअरों का शिकार करना होगा और यदि वे ऐसा नहीं कर पाते हैं तो भगवान अन्य स्थानों से और अधिक भूदासों को लाने के लिए तैयार हैं, जो कि गांव के लिए बुरी खबर है क्योंकि जो भूदास शिकार नहीं कर सकते उनकी जमीन उनसे छीन ली जाएगी। रॉडेन का कहना है कि उनका एकमात्र विकल्प अधिक बार शिकार पर जाना है क्योंकि वे आम लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। हालांकि यह तरीका भी जोखिम भरा है। अचानक एलन का कहना है कि भले ही वे अधिक बार शिकार पर जाएं और कोटा पूरा करें, ये तब तक बढ़ता रहेगा जब तक उन्हें अन्य स्थानों से सर्फों को लाना नहीं पड़ेगा या आम लोगों को इसमें शामिल नहीं होने देना होगा। उनका कहना है कि आम लोगों को उनके साथ शामिल होने देना एक अच्छा विचार है और भले ही जेटा ने उनसे कहा कि जब वयस्क बात कर रहे हों तो चुप रहें, रॉडेन ने उनसे पूछा कि वह क्या सुझाव दे रहे हैं। एलन का कहना है कि उन्हें देवताओं से ज्ञान का आशीर्वाद मिला था, जिसका मूल अर्थ अनगिनत गेम खेलने का उनका अनुभव है। उसे विश्वास है कि वह सबसे बेकार नौसिखियों को भी मजबूत खिलाड़ियों में बदल सकता है और रॉडेन और जेटा से आम लोगों को उसके पास छोड़ने के लिए कहता है। अगले दिन एलन गांव के गेट पर जाता है जहां अन्य सभी सर्फ शुतुरमुर्ग की तरह कपड़े पहने हुए इकट्ठा होते हैं। वे रॉडेन को टीम में वापस लाने के साथ साथ उनके बेटे के भी उनके साथ जुड़ने को लेकर उत्सुक हैं। रॉडेन ने उन्हें बताया कि वे शिकार की उस रणनीति को अपनाने जा रहे हैं जो एलन के साथ आई थी, लेकिन वह वास्तव में शिकार में शामिल होने के लिए पर्याप्त उम्र का नहीं है, इसलिए वह उन्हें किनारे से देखेगा। जबकि एलन शिकारियों का विनम्रतापूर्वक स्वागत करता है और एक पर्यवेक्षक के रूप में अपनी भूमिका स्वीकार करता है। वह वास्तव में टीम में शामिल होना चाहता है और महान सुअरों को हराकर कुछ अनुभव अंक प्राप्त करना चाहता है। हालांकि वह रॉडेन को शिकार में शामिल होने के लिए मना नहीं सका और अंत में वह मुश्किल से साथ आ सका। एलन सोचता है कि शिकार में शामिल होना अभी सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं है और उसका ध्यान आम लोगों को ठीक से प्रशिक्षित करने पर होना चाहिए ताकि कोई भी उसके पिता की तरह घायल न हो। तभी वह आम आदमी जो पिछले साल रॉडेन की चोट का कारण बना था वहां आता है और एक बार फिर माफी मांगता है। वह रॉडेन से कहता है कि अगर इस बार वह लड़खड़ाता है तो वह अपनी दयनीय स्थिति को छुपाए नहीं, लेकिन रॉडेन उसे अपना काम करने पर ध्यान केंद्रित करने और बाकी के साथ टीम पर भरोसा करने के लिए कहता है। इसके साथ ही जेटा पूरे समूह को गांव के बाहर ले जाता है और एलन अपने आसपास के दृश्यों को देखने के लिए एक पल लेता है क्योंकि यह उसका पहली बार गांव छोड़ने का मौका है। उनका मानना है कि यह तो बस शुरुआत है और जल्द ही वह आगे बढ़ने के लिए यहाँ काफी समय बिताएंगे। एलन की नज़र तुरंत दूर स्थित सफेद ड्रैगन पर्वत पर पड़ती है, जो बड़े सुअरों का घर है जो मौसम ठंडा होने पर पहाड़ से नीचे आते हैं। उसने ऐसी कहानियां भी सुनी हैं कि पहाड़ की चोटी पर एक प्रसिद्ध सफेद ड्रैगन रहता है, लेकिन वह नहीं जानता कि यह कितना सच है। हालांकि चूंकि वह इस पूरे आंतरिक एकालोप को करने में व्यस्त था, शिकार समूह बहुत आगे निकल चुका था और उन्होंने एलन से पूछा कि क्या वह अब बाहर निकल रहा है। वह तुरंत उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ता है और जल्द ही पूरा समूह अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। रॉडेन सभी को अपना स्थान लेने के लिए कहता है जैसा कि उन्होंने पहले योजना बनाई है। जल्द ही दो सर्फ एक बड़े सुअर को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और वे आसपास छिपे सभी लोगों को तैयार होने के लिए
सचेत करते हैं। विशाल राक्षस को देखकर एलन भयभीत हो जाता है, लेकिन सर्फ उसका डटकर सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वे अपने पहरे पर खड़े रहते हैं और जेटा के आदेश पर सुआ के मुंह पर अपने भाले से वार करते हैं, जिससे वह दर्द के कारण हमला करना बंद कर देता है। रॉडेन के लिए यही संकेत है। टीम के बाकी सदस्यों ने सुआ पर चारों ओर से हमला किया, जिससे उसके शरीर से खून के फव्वारे फूट पड़े। एलन सब कुछ किनारे से देखता है और महसूस करता है कि उसके पिता और अन्य सर्फ सुअरों से लड़ने के लिए जिस रणनीति का उपयोग करते हैं वह काफी कच्ची है, और वे इसमें भूमिका निभाने के लिए आम लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते। वह चीजों को अलग तरीके से करने की योजना बनाता है, और जैसे ही उसे पता चलता है कि सुअर अपनी मौत के करीब है, वह आम लोगों से आगे बढ़ने और उस पर हमला करने के लिए कहता है। आम लोग उसके आदेश का पालन करते हैं और सर्फों में शामिल हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें अपने अनुभव का हिस्सा पाने और स्तर ऊपर उठाने के लिए केवल एक हिट की आवश्यकता होती है। सर्फ अभी भी कमजोर लोगों को भाले पकड़ने देने के बारे में आश्वस्त नहीं है, लेकिन सौभाग्य से कुछ भी गलत नहीं होता है और आम लोग सुअर को गिरने से पहले एक बार चाकू मार देते हैं। आम लोग अपने शरीर में शक्ति प्रवाहित महसूस करते हैं और उन्हें एहसास होता है कि वे अपने जीवन में पहली बार ऊपर उठे हैं। सर्फ भी जश्न मनाते हैं कि कोई दुर्घटना नहीं हुई और वे सीजन के पहले सुअर का सफलतापूर्वक शिकार करने में कामयाब रहे। एलन खुश हैं कि उनकी रणनीति काम कर गई, लेकिन उन्हें अब भी इस बात का दुख है कि उन्हें टीम के रणनीतिकार होने का कोई अनुभव नहीं मिला। तभी आम लोग उनके पास आते हैं और किसी की जान जोखिम में डाले बिना उन्हें ऊपर उठाने में मदद करने के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं। एलन वास्तव में उनकी कृतज्ञता प्राप्त करके खुश महसूस नहीं करता है, क्योंकि वह इसके बजाय उनके कुछ अनुभव बिंदुओं को चाहता है। कुछ दिनों के बाद एलन कुछ ग्रामीणों को कुएं से पानी निकालने में मदद करता है, और वे पूछते हैं कि क्या वह फिर से शिकार में शामिल होने जा रहा है। वह ये कहते हुए पुष्टि करता है कि वह हमेशा की तरह किनारे पर रहेगा, और फिर ग्रामीणों से रॉडेन को उसे भी शिकार में शामिल होने के लिए मनाने के लिए कहता है। हर कोई रॉडेन से डरता है और एलन से कहता है कि अगर उन्होंने उसे ये सुझाव दिया तो उन्हें लात मार दी जाएगी। गांव का कसाई भी वहां है, और वह एलन से कहता है कि वह शिकार के रोमांच का अनुभव करने के लिए खुशी से उसके साथ स्थान बदल लेगा, लेकिन चूंकि उसकी पत्नी गर्भवती है, इसलिए वह उसकी खातिर कोई जोखिम नहीं लेना चाहता। ये सुनकर एलन को एक विचार आता है, और वह कसाई से उस पर एक उपकार करने के लिए कहता है। वह उसे अपने पिछवाड़े में ले जाता है, जहां उसने उनका खून निकालने के लिए अल्बोहिरोइन का एक गुच्छा लटका दिया है। एक साथ इतने सारे लोगों को देखकर कसाई अवाक रह जाता है, और एलन उससे पूछता है कि क्या वह उसके लिए उन्हें काट सकता है। वह उसे प्रत्येक अल्बोहिरोइन के लिए मांस के 2 पैकेट भुगतान करने की पेशकश करता है, जिसे वह संसाधित कर सकता है, और कसाई को वह सौदा पारित करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। एलन ने उसके लिए नौकरी छोड़ दी, क्योंकि वह वास्तविक पैसे कमाने और अपने परिवार के लिए सामान्य स्थिति खरीदने के लिए अल्बोहिरोइन मांस बेचने की योजना बना रहा है। वह सोचता है कि उसकी मदद के लिए शहर से कसाई लाना बहुत महंगा होगा, और अगर वह सर्फ की मदद लेता है तो उसे शहर की यात्रा भी कम करनी पड़ेगी। अगले दिन ग्रामीण फिर से शिकार करने जाते हैं, और इस बार उनके साथ अधिक आम लोग भी होते हैं। नए आम लोगों को यकीन नहीं है कि वे एलन की रणनीति को पूरा कर पाएंगे या नहीं, लेकिन उनके वरिष्ठ उन्हें आश्वस्त करते हैं कि यह पूरी तरह से सुरक्षित है और वे इसका उपयोग करके आसानी से आगे बढ़ सकते हैं। एलन ये भी सोचता है कि आम लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ने देना एक अच्छा विचार है, ताकि उनके पास जल्द ही पर्याप्त सदस्य हो सकें और अधिक सुअरों का शिकार करने के लिए 2 टीमें बना सकें। हालांकि इससे उन्हें भगवान द्वारा सुअर के मांस की बढ़ती मांग पर संदेह होता है, क्योंकि ऐसा नहीं लगता कि उनके क्षेत्र में भोजन की कमी है। एलन की विचार प्रक्रिया बाधित हो जाती है, क्योंकि समुद्री लहरें सुअर को अपने साथ ले आती हैं। हर कोई हिट को टैंक करने और फिर किनारों से सुअर पर हमला करने की सामान्य रणनीति का पालन करता है, और आम लोग भी इसमें शामिल हो जाते हैं। कुछ ही सेकंड में सुअर का खून बहकर मर जाता है, और हर कोई एक और सफलता पर खुशी मनाता है। आम लोग फिर से बराबरी हासिल करने की ताकत महसूस करते हैं, लेकिन इस बार वे अकेले नहीं हैं, क्योंकि एलन भी बराबरी पर आ गया है। वह बहुत खुश महसूस करता है कि उसकी योजना सफल हो गई, भले ही उसने शुरू में सोचा था कि यह मूर्खतापूर्ण था। इससे पहले जैसे ही लहरों ने जंगली सुअर को अपने पीछे खींचा, एलन ने चुपचाप अपने टिड्डे को सुअर के ठीक सामने बुलाया ताकि वह कुचल जाए, जिसे तकनीकी रूप से एलन द्वारा सुअर पर हमला करने के रूप में गिना जाता था। और जब राक्षस मर गया तो उसे अपने अनुभव का हिस्सा मिला। वह खुश है कि वह अधिक आसानी से पीस सकता है, और उस टिड्डे की प्रशंसा करता है जिसने अपने गौरवशाली उद्देश्य के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। कुछ महीने बाद नए साल की पूर्व संध्या है, और एलन और ट्रेना को प्रमुख के घर पर एक पार्टी में आमंत्रित किया जाता है। वे कैंडी और उपहार लेकर घर आते हैं, और एलन सोचता है कि 15 सुअरों का कोटा पूरा करने के लिए उन्हें धन्यवाद देने का ये प्रमुख का तरीका है। एक बार जब वे घर पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनके परिवार ने पहले ही बारबेक्यू शुरू कर दिया है। जैसे ही वे एक साथ बारबेक्यू का आनंद लेते हैं, जेटा जैसे अगर प्रमुख ने बच्चों के बारे में कुछ कहा, तो एलन ने जवाब दिया कि वह कोटा पूरा करने के लिए उन्हें धन्यवाद देता है। फिर जेटा ने उनके पीछे
शराब की बोतल देखी और जैसे ही एलन ने पुष्टि की कि यह मुखिया ने उसे दी थी, रॉडेन और जेटा दोनों उत्साहित हो गए। एलन उस पर भरोसा कर रहा था और वह इस अवसर का उपयोग अपना मास्टर प्लान लॉन्च करने के लिए करता है। वह अपने भाई मैश से पूछता है कि क्या वह उसके साथ भाला युद्ध का अभ्यास करना चाहता है क्योंकि उसके पास भाला चलाने की प्रतिभा है। दोनों वयस्क इससे भ्रमित हो जाते हैं और एलन से बाहर जाने से पहले बोतल उन्हें सौंपने के लिए कहते हैं, लेकिन उन्होंने ये कहते हुए मना कर दिया कि चूंकि वे उनकी पार्टी में नहीं आए थे इसलिए मुखिया ने उन्हें बोतल दी थी। वे दोनों उससे कहते हैं कि वह अभी भी नहीं पी सकता है और एलन जवाब देता है कि अगर वे उसे खेल में हरा देंगे तो वह उन्हें बोतल पीने देगा। जेटा तुरंत सहमत हो जाता है, भले ही रॉडेन ने उसे सावधान रहने की चेतावनी दी हो। और फिर एलन पूछता है कि अगर वह उन्हें हरा देगा तो उसे क्या मिलेगा। रॉडेन पूछता है कि वह क्या चाहता है और एलन कहता है कि यदि वह जीतता है तो उसे इस आने वाले वर्ष में सुअर के सभी शिकारों में भाला चलाने का मौका मिलेगा। रॉडेन ने जेटा को एक नज़र से देखा जो बताता है कि उनके साथ खेला हो चुका है, लेकिन अब वे अपनी बात से पीछे नहीं हट सकते। वे एलन की शर्तों से सहमत हैं और पूछते हैं कि वे किस प्रकार का खेल खेलने जा रहे हैं। वह जवाब देता है कि वे आर्म रेसलिंग खेलने जा रहे हैं और पुरुष सोचते हैं कि यह उनके बैग में है। जेटा पहले ऊपर जाता है और एलन से कहता है कि वह उससे पीछे नहीं हटेगा क्योंकि लाइन पर शराब है, लेकिन वह नहीं जानता कि एलन ने अपनी शारीरिक ताकत बढ़ाने के लिए उसके समन कार्ड जमा कर लिए हैं। प्रतियोगिता शुरू होते ही जेटा हावी होने लगता है, लेकिन तभी एलन अपनी असली ताकत का इस्तेमाल करता है और उसे पीछे धकेल देता है। पूरा प्रयास करने के बावजूद जेटा अपनी ताकत का विरोध नहीं कर पाता और एलन मेज पर अपनी मुट्ठी पटक देता है। अपने चाचा को अपनी लड़की के सामने गंदा करने के बाद एलन अपने पिता को अगले मैच के लिए चुनौती देता है। जैसे ही वे हाथ पकड़ते हैं, एलन अपने पिता के हाथों को महसूस करके भावुक हो जाता है जो खुरदरे और रूखे हैं क्योंकि वह अपने परिवार के लिए बहुत मेहनत करता है। रॉडेन भी भावुक महसूस करते हैं कि उनका बच्चा अब उनके साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए काफी मजबूत हो गया है और एलन उसे दिखाना चाहता है कि वह अब एक पूर्ण वयस्क है। हालांकि जैसे ही प्रतियोगिता शुरू होती है, वह रॉडेन का हाथ भी नहीं हिला पाता जो उसे आसानी से हरा देता है। एलन को एहसास होता है कि वह अपने पिता के खिलाफ नहीं जीत सकता, जिनके आक्रमण के आंकड़े 300 से अधिक होने चाहिए। वह ये देखकर गर्व महसूस करता है कि उसके पिता कितने मजबूत हैं और शराब की बोतल उसे सौंप देता है। जैसे ही रॉडेन और जेटा ने शराब पीना शुरू किया, एलन ने गणना की कि उनकी ताकत क्रमशः सी और डी रैंक के आसपास होनी चाहिए। इससे उसे एक बेंचमार्क मिलता है कि इस दुनिया में सामान्य लोग कितने मजबूत हैं और वह उनके स्तर तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करने का फैसला करता है। इस बीच महिलाएं एलन से कहती हैं कि वह अपनी हार से ज्यादा परेशान न हो, जबकि वह स्पष्ट रूप से इससे परेशान नहीं है। रॉडेन उसे बताता है कि वह पहले से ही जेटा से अधिक मजबूत है, लेकिन वह तब तक शिकार में शामिल नहीं होगा जब तक कि वह उसे हरा न दे। एलन उसकी शर्त से सहमत है और सोचता है कि अगर वह सर्दी आने से पहले एक बार फिर अपने सम्मन कौशल को बढ़ा सकता है तो वह शायद रॉडेन को हरा सकता है और शिकार में शामिल हो सकता है। उसके कुछ महीनों बाद एलन का सम्मन कौशल स्तर 4 पर पहुंच जाता है और वह एक नए प्रकार के प्राणी के साथ ई रैंक प्राणियों को अनलॉक करता है। उन्हें बनाने के लिए उसे पहले से मौजूद प्राणियों को फ्यूज करना होगा, लेकिन इस बार उसके पास स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने के लिए पर्याप्त मन है। जैसे ही एलन अपने आंकड़ों में सुधार की जांच कर रहा है, उसे स्टोरेज नामक एक नया कौशल दिखाई देता है और जैसे ही वह इसे सक्रिय करता है, उसे अपने ग्रिमोयर के बीच में एक चौकोर ब्लैक होल मिलता है। वह तुरंत इसके अंदर छड़ियां और पत्थर डालकर इसका परीक्षण करता है और पाता है कि जब तक ये प्रवेश द्वार पर फिट बैठता है तब तक वह भंडारण बॉक्स के अंदर असीमित मात्रा में सामान संग्रहित कर सकता है। यह एलन को भ्रमित करता है क्योंकि भंडारण कौशल निश्चित रूप से एक इन गेम कौशल जैसा लगता है और उसके जैसे लेवल 3 के शुरुआती खिलाड़ी के पास यह नहीं होना चाहिए। वह सोचता है कि क्या डेवलपर्स ने उसे भंडारण कौशल देकर गलती की है जबकि उसे इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर वह खुद को आश्वस्त करता है कि इसके पीछे का कारण जल्द ही उसके सामने आ जाएगा। उस दिन बाद में उसने ई रैंक कीड़े बनाने का फैसला किया, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर सका। उसे आश्चर्य होता है कि क्या उसके पास इसके लिए पर्याप्त मन नहीं है, लेकिन पता चला कि उसे ई रैंक जीव बनाने के लिए जादुई पत्थरों की आवश्यकता है। सौभाग्य से एलन के पास सींग वाले खरगोशों के कुछ ई रैंक जादुई पत्थर हैं, जिन्हें वह जमा कर रहा है और वह उन्हें मजबूत कीड़ों को बुलाने के लिए पुनः प्राप्त करता है। हालांकि वह भी काम नहीं करता है और वह प्रयोग करने के लिए भंडारण के अंदर जादुई पत्थर को फेंकने का फैसला करता है। ये पूरी तरह से काम करता है और वह ई रैंक बटफ बनाने में सक्षम है। वास्तव में यह उसकी अपेक्षा से काफी बड़ा है। तभी उसकी माँ वहां आती है और एलन किसी तरह बड़े आकार के बग प्रकार के पोकेमोन को अपनी पीठ के पीछे छिपा लेता है जब तक कि वह चली नहीं जाती। इसके बाद वह एक ई रैंक जानवर को बुलाता है जो एक कृपाण दांतेदार बाघ निकला और एलन उसे देखकर अपनी पैंट में पेशाब कर देता है। हालांकि कृपाण दांत वास्तव में आज्ञाकारी और मजबूत है और यह उसकी शारीरिक शक्ति को 10 अंक तक बढ़ा देता है।
इसके बाद एलन नए प्रकार के जीवों को बनाने के लिए प्राणियों को मिलाने का फैसला करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसे इसके लिए जादुई पत्थरों की भी आवश्यकता है। उसे एहसास होता है कि उसे और अधिक सींग वाले खरगोशों का शिकार करने की जरूरत है और वह अपने पिता से उनके बारे में पूछता है। और रॉडेन ने उसे बताया कि सींग वाले खरगोश अब गांव में नहीं आएंगे, क्योंकि उन्होंने पिछले साल गांव के चारों ओर खाई खोद दी थी। ये सुनकर एलन निराश हो जाता है, लेकिन जल्द ही उसे और अधिक सीखने का अवसर मिल जाता है। जैसे ही क्रिना डोगोरा के साथ बहस सत्र को पिटाई सत्र में बदल देती है, एलन पेल से जादुई पत्थरों के बारे में पूछता है, क्योंकि वह उनमें से सबसे अधिक पढ़ा लिखा लड़का है। पेल उसे बताता है कि कैसे राक्षसों से काटे गए जादुई पत्थरों का उपयोग जादुई उपकरण बनाने के लिए किया जा सकता है, लेकिन केवल डी रैंक से ऊपर के जादुई पत्थर ही वास्तव में उपयोगी होते हैं। वह कहता है कि ई रैंक जादुई पत्थर इतने बेकार हैं कि वह उन्हें इधर उधर पड़ा हुआ पा सकता है, और वह जल्द ही अपने प्रशिक्षण मैदान में ही एक पा लेता है। इससे एलन को नई आशा मिलती है और वह गांव में घूम घूम कर जितने भी जादुई पत्थर पा सकता है उन्हें इकट्ठा करता है। उसके बाद वह घास के मैदानों में जाता है और जितना संभव हो सके सभी सम्मान बनाता है। जैसे ही वह सोचता है कि उनकी क्षमताएं क्या हैं, हवा के तेज झोंके के कारण पक्षी काट उड़ जाता है और उसका बाज उसे खतरे की चेतावनी देने के लिए बाहर आता है। तभी एक बच्चे के पेट में एक टैक्सम आ जाता है और वह उसे जमीन पर पटक देता है, लेकिन उसकी घास के प्रकार का समन उसे ठीक कर देता है। तितली बोर को अचेतन स्थिति में डाल देती है, जबकि सेबर टूथ उसे खत्म कर देता है। और जब दूसरा बोर उस पर हमला करता है तो एक बोर प्रकार का प्राणी उससे बचाव के लिए बाहर आता है। हालांकि वह सब ये था कि एलन भ्रमित हो रहा था और हमारा समय बर्बाद कर रहा था, क्योंकि वह सोचता है कि एक सम्मानकर्ता को इसी तरह लड़ना चाहिए। वह जानता है कि इस दुनिया में कोई गेम प्ले गाइड नहीं है और उसे खुद ही सब कुछ पता लगाना होगा। उसे लगता है कि युद्ध में सभी प्राणी वर्गों की एक विशेष भूमिका होती है और वह अपनी रणनीति को उनके आधार पर बनाने का निर्णय लेता है। एलन अपने सभी प्राणियों को बुलाता है और सोचता है कि कीड़े दुश्मन पर हमला करते हैं जबकि जानवर नुकसान पहुंचाते हैं। पक्षी जानकारी इकट्ठा करते हैं और प्रसारित करते हैं, घास के प्रकार ठीक करते हैं और पत्थर के प्रकार के सम्मान बचाव करते हैं। उसे एहसास होता है कि वह अकेले ही पूरी पार्टी का काम कर सकता है और यही कारण है कि समन्वयकर्ता वर्ग में इतनी अधिक क्षमता है। अब वह समझता है कि भंडारण कौशल उसे इसलिए दिया गया था ताकि वह हर समय हजारों जादुई पत्थरों को सुरक्षित रूप से अपने साथ ले जा सके और वह दुनिया का सबसे मजबूत व्यक्ति बनने की कसम खाता है। कुछ दिनों बाद गांव का मुखिया कुछ महत्वपूर्ण बात करने के लिए एलन, रॉडेन और जेटा को अपनी हवेली में आमंत्रित करता है, जबकि वयस्क मुखिया के साथ बातचीत कर रहे हैं। एलन खुद को कुछ नुकीले ड्रैगन फलों से भर लेता है। प्रमुख का कहना है कि उन्होंने उन्हें ये सूचित करने के लिए यहाँ बुलाया था कि अगले महीने बैरन उनसे व्यक्तिगत रूप से मिलने आएंगे। रॉडेन और जेटा दोनों ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गए कि उनके स्वामी उनके साधारण गाँव का दौरा करने जा रहे हैं, लेकिन एलन उस बेवकूफ के बारे में बहुत ज्यादा नहीं सोचते हैं जो उनसे हर सर्दियों में 20 बड़े सुअरों का शिकार करने की मांग करता है। प्रमुख बताते हैं कि बैरन सुअर का शिकार देखना चाहता है क्योंकि वह उनके बारे में काफी उत्सुक है, और जेटा इस बात से खुश नहीं है कि उनकी जीवन या मृत्यु की लड़ाई सिर्फ एक रईस के लिए मनोरंजन है। रॉडेन को इससे कोई समस्या नहीं है, लेकिन वह जानना चाहता है कि मुखिया ने एलन को अपने साथ क्यों बुलाया। प्रमुख जवाब देता है कि बैरन को एप्स्टीन द्वीप की याद आती है, इसलिए एलन उसकी देखभाल करने जा रहा है और मूल रूप से गांव और शिकार के दौरान उसके मार्गदर्शक के रूप में कार्य करेगा। रॉडेन ने मुखिया से उसके लिए अपने बेटे को भेजने के लिए कहा, लेकिन फैडी ने जवाब दिया कि उसका बेटा पेल काफी डरपोक है और बैरन को संतुष्ट नहीं कर पाएगा। प्रमुख का कहना है कि एलन को गांव में रहने के दौरान बैरन का मनोरंजन करना होगा और एलन को नहीं लगता कि वह ऐसा करना चाहता है। हालांकि दूसरे विचार पर उसे एहसास हुआ कि वह इस अवसर का उपयोग अपनी बुद्धि और कौशल से बैरन को प्रभावित करने के लिए कर सकता है, और इससे उसे अल्बोहिरोइन और विशाल सुअरों का शिकार करने की तुलना में तेजी से एक आम आदमी बनने में मदद मिल सकती है, भले ही यह एक दूर की कौड़ी है। एलन बैरन का मार्गदर्शन करने के प्रमुख के अनुरोध पर सहमत है। इसके तुरंत बाद बैरन ग्रानविले पर्याप्त कप्तानों के नेतृत्व में नाइट ऑर्डर के साथ गांव में पहुंचते हैं। ग्राम प्रधान बैरन का स्वागत करता है, जो अपनी बेटी को भी अपने साथ लाया है। वे मुखिया के घर जाते हैं, वह घर जहां एलन एक अस्थायी नौकर के रूप में काम कर रहा है। ग्रानविले एक सफल गांव को बनाए रखने में मुखिया की कड़ी मेहनत की प्रशंसा करता है। उनका कहना है कि पिछले 15 सालों में उनके क्रेना गांव से ज्यादा सफल गांव कोई नहीं रहा। गांव का मुखिया विनम्रतापूर्वक प्रशंसा स्वीकार करता है और फिर ग्रानविले हर साल अधिक सुअर का मांस मांगने के लिए माफी मांगता है। वह कहता है कि वह जानता था कि वह इसके लिए ग्रामीणों पर अतिरिक्त बोझ डाल रहा था, लेकिन वह स्वयं राजा के आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता था। वह अचानक क्रोधित हो जाता है और कहता है कि ये सब वाई काउंट कार्नल की गलती है, जिसने जानबूझकर सुअर के शिकार को राजा के ध्यान में लाया जब वे उससे मिल रहे थे ताकि वह उन्हें मुश्किल स्थिति में डाल सके। उसका बटलर उसे थोड़ा आराम करने के लिए कहता है क्योंकि उसका गुस्सा ग्राम प्रधान को डरा रहा है
और तभी सभी के मन को शांत करने के लिए मेज पर खाना लाया जाता है। जैसे ही ग्रैनविले और उनकी बेटी ने इसे खाया, वे इसके स्वादिष्ट स्वाद से खुश हो गए और तुरंत प्रमुख से पूछा कि यह किस प्रकार का मांस है। वह उन्हें उत्तर देने में झिझकता है और एलन इस बिंदु पर कूद पड़ता है और समझाता है कि यह अल्बोहिरोइन मांस से बना एक व्यंजन है और उसकी थाली में मौजूद पक्षी का उसे ताज़ा स्वाद देने के लिए कल ही शिकार किया गया था। वह पकवान के बारे में अधिक मूर्खतापूर्ण विवरण बताता है और बैरन उसके आत्मविश्वास और स्पष्टता से प्रभावित होता है। वह मुखिया से पूछता है कि क्या यह उसका बेटा है और वह जवाब देता है कि लड़का रॉडिन का बेटा है। ज़ेनॉफ को याद है कि पिछली बार जब वह गांव में था तब भी उसने उसे देखा था और एलन ने उसका स्वागत करते हुए कहा कि वह अगले दिन शिकार यात्रा के लिए उनका मार्गदर्शक होगा। ग्रैनविले एक बार फिर एलन के शिष्टाचार से प्रभावित हुआ और पूछता है कि क्या उसके पिता एक शूरवीर हैं। प्रमुख जवाब देता है कि एलन के पिता एक सर्फ हैं और इससे ग्रैनविले की बिगड़ल बेटी सेसिल परेशान हो जाती है, जो प्रमुख से पूछती है कि उसने उनके साथ डाइनिंग हॉल में सर्फ करने की हिम्मत कैसे की। उसके पिता तुरंत उसे डांटते हैं और उसे याद दिलाते हैं कि सर्फ भी उनके क्षेत्र के सदस्य हैं और वह उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर सकती जैसे वे इंसानों से कमतर हों। सेसिल तुरंत एलन पर बुरी नज़र डालने से पहले अपने पिता से माफ़ी मांगती है, जो वास्तव में उसे गंभीरता से नहीं लेता है। उसके बाद ज़ेनॉफ एलन से कहता है कि वे कल शिकार का विवरण जानने के लिए उत्सुक हैं। उनका कहना है कि एक सर्दियों में 20 सुअरों का शिकार करने का लक्ष्य बहुत अधिक है और यदि ग्रामीण इसे संभाल नहीं सकते हैं तो शूरवीर इसे संभाल लेंगे। सेसिल उससे सहमत है और कहता है कि कुछ मूर्ख ग्रामीणों के बजाय शूरवीरों को सुअरों का शिकार करते देखना बहुत अच्छा लगेगा। बैरन भी सोचते हैं कि यह एक अच्छा विचार है और कहते हैं कि एक बार जब शूरवीर बुनियादी बातें सीख जाते हैं तो वे काम संभाल सकते हैं। अचानक एलन अपने गांव की गरिमा को बचाने के लिए बोलता है और कहता है कि शूरवीरों की आवश्यकता नहीं होगी क्योंकि ग्रामीण अपने दम पर 20 सुअरों का आसानी से शिकार कर सकते हैं। वह गांव की आभा पर दांव लगाने का फैसला करता है और सभी को बताता है कि कल उनका प्रदर्शन सभी संदेह दूर कर देगा। अगले दिन पूरा दल सुअर के शिकार का निरीक्षण करने के लिए जंगल की ओर जाता है और एलन उन्हें विशेष रूप से बनाए गए वॉच टावर में ले जाता है ताकि उन्हें खतरे के बिना शिकार का अनुभव मिल सके। सेसिल अभी भी उस पर व्यंग्य किए बिना उससे बात नहीं करता है, लेकिन एक बार जब हर कोई अवलोकन स्थल पर पहुंच जाता है तो एलन शिकार के दौरान कदम दर कदम उनका मार्गदर्शन करना शुरू कर देता है। जल्द ही रॉडिन और सर्फ सुअर की खाल से बने कवच पहने हुए वहां पहुंचते हैं। एलन ने सभी की ओर से कवच बनाने के लिए बचे हुए सुअर की खाल का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए बैरन को धन्यवाद दिया। उसके बाद डिकॉय यूनिट अपने पीछे सुअर को ढूंढने और उसे लुभाने के लिए दौड़ती है और एलन सभी को धैर्य रखने के लिए कहता है क्योंकि इस प्रक्रिया में बहुत समय लगता है। जब वे इंतजार कर रहे थे, ज़ेनॉफ ने एलन से क्रेना के बारे में पूछा और उसने जवाब दिया कि वह बहुत अच्छा कर रही है। ज़ेनॉफ ये सुनकर प्रसन्न होता है और कहता है कि उसे अकादमी प्रवेश परीक्षा के लिए तैयार करने के लिए वसंत के बाद एक ट्यूटर को यहाँ भेजा जाएगा क्योंकि एलन क्रेना के अध्ययन की कल्पना करके खिलखिला रहा है। डिकॉय टीम सुअर को शिकार के मैदान में ले जाती है और टैंक टीम उन्हें फंसाने के लिए विशाल मजबूत ढालों का उपयोग करती है। उसके बाद मुख्य हमलावर सुअर के सिर पर वार करने के लिए उसकी ओर बढ़ते हैं और उसके बाद नए लोग लंबे भाले का उपयोग करके पीछे से उस पर हमला करते हैं। एलन बताते हैं कि कैसे नए लोग अनुभव प्राप्त करने के लिए केवल 1 या 2 बार हमला करते हैं और उन्हें आमतौर पर कवच नहीं दिया जाता है क्योंकि उनके लिए जोखिम न्यूनतम होता है। सुअर को बार बार वार करते देख सेसिल को उबकाई आने लगती है और रॉडिन उसकी गर्दन पर आखिरी वार करता है। वह ढह जाती है। ज़ेनॉफ और ग्रैनविले दोनों ग्रामीणों के कौशल से पूरी तरह प्रभावित हैं और सुअर का शिकार पूरी तरह से उन पर छोड़ने का फैसला करते हैं। जब अचानक 2 और सुअर उनकी ओर दौड़ते हुए आते हैं, ज़ेनॉफ तुरंत अपने उपकप्तान से कहता है कि शूरवीरों को ग्रामीणों की सहायता के लिए तैयार करें, लेकिन एलन उन्हें बताता है कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ग्रामीण ऐसी घटनाओं के लिए तैयार हैं। जमीन पर रॉडिन सभी को 2 समूहों में उसका और जेटा का अनुसरण करने के लिए कहता है और वे सुअरों को पकड़ने और उनका शिकार करने के लिए अपनी उसी रणनीति का उपयोग करते हैं। एलन बैरन और ज़ेनॉफ से कहता है कि प्रत्येक शिकारी को अपनी नाक के लायक सभी शिकार का शिकार करना चाहिए जिसे वे चारा देते हैं, क्योंकि यदि वे किसी शिकार को दूर जाने देते हैं तो वे एक घटिया शिकारी हैं। हालांकि वह जानते हैं कि इस साल से पहले यह संभव नहीं था, मुख्यतः क्योंकि ग्रामीणों के पास अच्छे उपकरणों की कमी थी। शिकार से प्राप्त अधिकांश उत्पाद करों में चले गए, इसलिए वे अपने उपकरणों को अपग्रेड करने का जोखिम नहीं उठा सके। हालांकि उन्होंने किसी तरह हर साल अपने भाले को थोड़ा उन्नत करने के लिए पर्याप्त बचत की और उस क्रमिक वृद्धि ने उन्हें वर्षों में और अधिक कुशल बना दिया। पिछले साल के कवच के साथ अब वे 2 टीमें बनाने और एक ही समय में 2 सुअरों को हराने के लिए पर्याप्त मजबूत हैं। और एलन को राहत है कि उसने अपने गांव पर जो जुआ खेला था उसका फल मिल गया। ग्रैनविले का कहना है कि 3 सुअरों का शिकार करने के बाद इस वर्ष केवल 17 और सुअर बचे हैं, लेकिन एलन ने उसे सही करते हुए कहा कि वे उसके यहाँ आने से पहले ही 7 सुअरों का शिकार कर चुके हैं, इसलिए केवल 10 और बचे हैं।
ग्रानविले ये सुनकर प्रसन्न हुए और कहते हैं कि उन्हें ग्रामीणों की मदद के लिए शूरवीरों को भेजने की आवश्यकता नहीं है। एलन जवाब देता है कि उसके पिता और अन्य लोग ये सुनकर प्रसन्न होंगे और उसके बाद वह कहता है कि उन्हें उससे 2 अनुरोध करने हैं। पहला अनुरोध अधिक सुअरों का शिकार करने के लिए 2 और विशाल ढाल बनाने के लिए पर्याप्त सुअर की खाल रखने का है और स्वामी खुशी से इससे सहमत हैं। हालांकि दूसरा अनुरोध थोड़ा मुश्किल है क्योंकि एलन का कहना है कि उन्हें ऐसी वस्तुओं की जरूरत है जो आमतौर पर सर्फों को उपलब्ध नहीं होती हैं, खासकर शराब। ग्रानविले इसकी आवश्यकता को नहीं समझते हैं और एलन बताते हैं कि चूंकि वे हर साल अधिक सुअरों का शिकार करते हैं इसलिए ग्रामीणों के पास मांस का अधिशेष होगा जिसका मूल्य कम हो जाएगा। इसीलिए वह चाहता है कि अर्थव्यवस्था को ढहने से बचाने के लिए सर्फ शराब के बदले इसका व्यापार करें। ग्रानविले पूछता है कि वह विशेष रूप से शराब क्यों मांग रहा है और एलन जेनो की ओर मुड़ता है और कहता है कि एक योद्धा के रूप में वह समझ जाएगा। शूरवीर कप्तान की टिप्पणी है कि योद्धाओं का मनोबल ऊंचा रखने के लिए शराब से बेहतर कुछ भी काम नहीं करता है और वह बैरन से कहता है कि अनुरोध समझ में आता है। ग्रानविले दोनों अनुरोधों पर सहमत हो जाता है और फिर आज किए गए महान कार्य के लिए एलन की प्रशंसा करता है। लेकिन सेसिल इस बात से खुश नहीं है कि उसके पिता का ध्यान किसी और को मिल रहा है। वह घर वापस जाते समय एलन को कोसती है, लेकिन ऐसा करते समय वह घोड़े से लगभग गिर ही जाती है। एलन उसे दूर जाते हुए देखकर खुश होता है और सोचता है कि उसे फिर कभी नहीं देखना पड़ेगा। खैर, वह अगले ही दिन उससे और ग्रानविले से मिलता है क्योंकि बैरन उन लोगों को पुरस्कृत करना चाहता है जो उसे हर साल स्वादिष्ट मांस की आपूर्ति करते हैं। एलन उत्साहित हो जाता है, यह उम्मीद करते हुए कि उन्हें सामान्य दर्जे में पदोन्नत किया जाएगा और उसे बिल्कुल वही मिलता है। ग्रानविले ने घोषणा की कि रॉडिन, जेटा और उनके परिवारों को अब सामान्य स्थिति में पदोन्नत किया जाएगा। हर कोई बैरन को धन्यवाद देने के लिए झुकता है और एलन मुश्किल से अपना उत्साह रोक पाता है। वह सोचता है कि अब वह गांव की सीमा से बाहर जा सकता है और बड़े और अधिक शक्तिशाली राक्षसों का शिकार कर सकता है। ग्रानविले ने तब घोषणा की कि कोई भी सर्फ जिसने 10 साल या उससे अधिक समय तक शिकार में भाग लिया है उसे भी एक सामान्य व्यक्ति के रूप में पदोन्नत किया जाएगा और रॉडिन और जेटा को एक सूची तैयार करने के लिए कहा जाएगा। उस नोट पर उसे याद है कि राजा क्रैनविलेज को पूरे राज्य के सभी गांवों के लिए एक उदाहरण के रूप में प्रचारित करना चाहता था और वह इस बात को लेकर उत्सुक था कि सुअर का शिकार कैसे शुरू हुआ। ये सुनकर रॉडिन का चेहरा थोड़ा खट्टा हो गया कि जेटा का कहना है कि कहानी उसके सबसे अच्छे दोस्त के लिए थोड़ी व्यक्तिगत है, इसलिए वह इसे उसके स्थान पर बताएगा। उनका कहना है कि 13 साल पहले जब इस गांव को बनाने का काम पहली बार शुरू हुआ था तो लगभग 100 सर्फ दूसरे गांवों से इसे आबाद करने के लिए आए थे। महीनों की कड़ी मेहनत के बाद वे एक बड़े क्षेत्र को साफ करने और उस पर फसलें उगाने में कामयाब रहे, लेकिन एक सर्दियों में एक बड़े सुअर ने उन पर हमला कर दिया और उनका बचा हुआ अधिकांश भोजन खा लिया। सर्फ तबाह हो गए और फिर रॉडिन ने आगे आकर सुझाव दिया कि वे मांस के लिए सुअर का शिकार करें। उचित हथियारों या जानकारी के बिना ही सर्फों ने युद्ध में उसका पीछा किया, लेकिन केवल अपने खेती के उपकरणों के साथ वे एक सुअर को मारने में कामयाब रहे। ग्रैनविले का कहना है कि उन्हें इस पर खुद पर गर्व होना चाहिए और पूछते हैं कि यह रॉडिन को इतना परेशान क्यों करता है। जेटा बताते हैं कि उन्होंने शिकार में अपने एक दोस्त को खो दिया जो ले जाने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली नहीं था। ठीक हो जाओ और उसकी चोटें ठीक हो जाओ। जेटा का कहना है कि उन्होंने रॉडिन को बार बार समझाने की कोशिश की है कि वह इसके लिए खुद को दोषी न माने, लेकिन वह ऐसा करना बंद नहीं करता। एलन को अब समझ आया कि उसके पिता पिछले साल उस बेवकूफ आम आदमी को बचाने के लिए क्यों दौड़े थे। ग्रानविले भी इस विषय को उठाने के लिए माफी मांगता है, लेकिन फिर रॉडिन से कहता है कि अगर उसने पहले सुअर के शिकार की पहल नहीं की होती तो गांव इस मुकाम तक नहीं पहुंचता। वह उसे इसके लिए इनाम देने का फैसला करता है और उससे पूछता है कि वह क्या चाहता है। एलन अपने पिता से कुछ गुणवत्ता वाली शराब मांगने का आग्रह करता है, लेकिन इसके बजाय रॉडिन बैरन से अनुरोध करता है कि वह उसके बेटे को उसकी संपत्ति पर काम करने दे। उनका कहना है कि एलन बुद्धिमान और बहादुर है और वह कोई भी काम कर सकता है जो एक वयस्क कर सकता है। ये सुनकर एलन घबरा गया क्योंकि इस तरह वह राक्षसों का शिकार नहीं कर पाएगा और लेवल ऊपर नहीं कर पाएगा। लेकिन ग्रानविले को ये विचार पसंद आया, यहाँ तक कि उनका बटलर भी इस बात से सहमत है कि एलन उनके स्टाफ के लिए एक बढ़िया अतिरिक्त होगा। और फिर ग्रानविले ने घोषणा की कि वह सिर्फ एक नियमित हॉलवे बनने के लिए बहुत अच्छा है। वह उसके स्थान पर उसके परिवार का नौकर होगा। एलन को ये भी नहीं पता कि उस पोस्ट का क्या मतलब है, लेकिन सेसिल इस बात से परेशान है कि एक सर्फ उनके साथ उनकी हवेली में रहने वाला है। बटलर उसे याद दिलाकर उसके नस्लवादी दिमाग को भ्रमित करता है कि एलन अब एक सामान्य व्यक्ति है, लेकिन वह इस स्थिति से बाहर निकलने का बहाना सोचने में व्यस्त है। हालांकि जब वह अपने पिता को यह अवसर मिलने पर खुशी के आंसू रोते हुए देखता है तो एलन अपने भाग्य को स्वीकार करता है। जल्द ही वह बैरन की संपत्ति के लिए रवाना होने के लिए तैयार हो जाता है और हर कोई उसे अलविदा कहने के लिए इकट्ठा होता है। ट्रिना वास्तव में जाने से दुखी है और एलन ने अंतिम द्वंद्व के साथ उसे खुश करने का फैसला किया। वह खुशी से इसके लिए सहमत हो जाती है।
लेकिन जैसे ही द्वंद्व शुरू होता है, एलन का पलड़ा भारी हो जाता है। इसे देखकर हर कोई हैरान है, खासकर ट्रिना। और इसके पीछे का कारण एलन द्वारा पक्षी कार्डों का स्टॉक करना है, जो उसकी चपलता को बढ़ाता है। वह ट्रिना पर हावी हो जाता है और उसकी गर्दन पर तलवार तान देता है। वह विश्वास नहीं कर सकती कि वह हार गई, लेकिन एलन ने उसे बताया कि यह एक ड्रॉ था और वे भविष्य में मिलने पर अपनी लड़ाई सुलझा सकते हैं। उसके बाद वह अपने भाई बहनों के साथ साथ जेटा और मटिल्डा को भी अलविदा कहता है। डगोरा और पेल भी बाढ़ के पार से उन्हें देख रहे हैं और पेल ने कुल्हाड़ी मारने वाले को एलन को अलविदा कहने के लिए पीछे भेजने के लिए लात मारी। डागोरा विदाई उपहार के रूप में एलन के लिए एक छोटा खंजर लाया है, लेकिन वह अभी भी अनावश्यक रवैये के बिना उससे बात नहीं कर सकता है। उसके बाद रोडिन और उनके सीईओ एलन को बैरन के काफिले तक ले जाते हैं और एक दुखद लेकिन आशा भरी विदाई देते हैं। वह जो चाहता था उससे अलग भविष्य के लिए वह गांव छोड़ देता है। इसके तुरंत बाद एलन शहर के मध्य में ग्रैंड वैली राज्य पहुंचता है और वह बैरन के परिवार की संपत्ति और विलासिता से चकित हो जाता है। कुछ ही समय बाद उसे अपना पहला काम भी मिल गया, जो कि सेसिली के लिए खड़े होने के लिए सीढ़ी बनना था ताकि वह पेड़ से फल तोड़ सके। वह उसे बाईं ओर और फिर दाईं ओर जाने के लिए कहती रहती है और फिर जब वे एक ही स्थान पर पहुंच जाते हैं तो उसे शाप देती है। एलन उस पर नाराज है और चाहता है कि कम से कम उसकी जांघें मोटी होती, क्योंकि तब वह खुशी से उसकी बात सुनता। सेसिली कहती है कि वह फलों तक नहीं पहुंच सकती क्योंकि वह छोटा राजा है और एलन उसे अपनी सीमा बढ़ाने के लिए बैठने के बजाय अपने कंधों पर खड़े होने के लिए कहता है। सेसिली को एहसास होता है कि यह एक अच्छा विचार है, लेकिन एलन को चेतावनी देती है कि अगर उसने उसे गिरने दिया तो उसे तुरंत निकाल दिया जाएगा। वह उसके कंधों पर चढ़ जाती है और फल तोड़ना शुरू कर देती है और जैसे ही वह सफल होती है, एलन का धैर्य लगभग चरम पर पहुंच जाता है। हालांकि एक बार जब वह फल काट लेती है तो वह उसे उगल देती है क्योंकि वह कड़वा होता है और एलन का कहना है कि एक कहावत के अनुसार ऊंचे पेड़ों पर लगे फल हमेशा मीठे नहीं होते हैं। सेसिली पूछती है कि क्या उसे पता था कि फल का स्वाद खराब होगा और एलन विनम्र व्यवहार करता है और उसे बताता है कि उसे कोई अंदाजा नहीं था। सेसिली बस उसका उपहास करती है और फिर उसे तुरंत बाजार जाने और उसके लिए एक मीठा फल खरीदने के लिए कहती है। जब अचानक एक बड़ी छाया पूरी हवेली को ढक लेती है तो एलन उसके जैसी कुतिया से बात करने के बजाय ऐसा करना पसंद करेगा। एलन उनके ऊपर एक विशाल हवाई जहाज को देखने के लिए ऊपर देखता है और वह उस शानदार दृश्य को देखकर अपनी सांसें रोक नहीं पाता है। हालांकि सेसिली उसे देहाती बेवकूफ कहती है क्योंकि वह स्पष्ट रूप से एक जादुई जहाज है। एलन को याद है कि कैसे पेल ने एक बार उससे कहा था कि जादुई पत्थरों का इस्तेमाल जादू के औजारों को चलाने के लिए किया जा सकता है और उसे आश्चर्य होता है कि उनका इस्तेमाल इतनी बड़ी चीज को बिजली देने के लिए कैसे किया जा सकता है। वह अपने चेहरे पर एक मूर्खतापूर्ण मुस्कान के साथ इसे घूरना बंद नहीं कर पाता है और सेसिली उसे कहती है कि जब उसका काम पूरा हो जाए तो वह बाजार चली जाए। अगली सुबह एलन मकड़ी के जालों से ढके एक शेड में उठता है क्योंकि यह उसका नया शयन कक्ष है। पाने के बाद वह तरोताजा महसूस करता है, रात को अच्छी नींद आती है और फिर और भी बेहतर महसूस होता है क्योंकि उसकी ई रैंक वाली घास प्रकार की समन की गंध वास्तव में अच्छी होती है और उसकी मोनो रिचार्ज कूलडाउन को कम कर देती है। एलन दिन भर के अपने कामों पर विजय पाने के मूड में है, लेकिन सबसे पहले वह सभी नौकरों के लिए डाइनिंग हॉल में नाश्ता करने जाता है। वहाँ वह मुख्य नौकर रिक का स्वागत करता है, जो पूछता है कि क्या वह सेसिली के साथ अच्छा व्यवहार कर रहा है। एलन सोचता है कि कैसे वह बैंगनी बालों वाला लड़का हमेशा उस पर हावी रहता है और रिक उस पर हमला करना शुरू कर देता है। वह एलन से कहता है कि एक नौकर का जीवन आसान नहीं है और अगर वह एक साधारण हॉल बॉय होता तो सेसिली उसे कम परेशान करती। एलन रिक से पूछता है कि हॉल बॉय और मैन सर्वेंट के बीच वास्तव में क्या अंतर है, क्योंकि किसी ने भी उसे पहले स्पष्ट उत्तर नहीं दिया है। रिक उसे बताता है कि बटलर, हेड शेफ और अन्य महत्वपूर्ण पदों को उच्च रैंकिंग वाले नौकर कहा जाता है और निचली रैंकिंग वाले नौकरों में कोचमैन, कुक, माली, मैन सर्वेंट और हाउस में शामिल हैं। सभी उच्च और निम्न श्रेणी के नौकरों को परिवार का हिस्सा माना जाता है, लेकिन हॉल बॉय कभी कभार मददगार होते हैं और उन्हें परिवार के सदस्यों के रूप में नहीं गिना जाता है। एलन व्याख्यान के नोट्स लेता है और वह रिक से पूछता है कि क्या नौकरों को वास्तव में कुलीन परिवार का हिस्सा माना जाता है। रिक पुष्टि करता है और एलन अंततः समझ जाता है कि उसके पिता इतने भावुक क्यों थे जब वह एक नौकर बन गया था। एलन अब बैरन ग्रानविले को और भी अधिक सम्मान की दृष्टि से देखता है और वह उसका विश्वास अर्जित करने के लिए कड़ी मेहनत करने की कसम खाता है। बाद में वह बैरन और उसके परिवार के लिए नाश्ते की मेज सेट करने में मदद करता है और वह ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि वे वही सादा सूप और ब्रेड खा रहे हैं जो नौकर खा रहे थे। एलन को आश्चर्य होता है कि क्या बैरन टूट गया है या क्या वह केवल पैसे बचाना पसंद करता है। बैरन की पत्नी ने एलन की सराहना करते हुए कहा कि उसने नौकर होने की मूल बातें जल्दी ही सीख ली हैं और वह जवाब देता है कि यह उसके वरिष्ठों की शिक्षाओं का धन्यवाद है। इससे महिला और भी अधिक प्रभावित होती है और वह कहती है कि एलन काफी बुद्धिमान है और सर्फ के लिए अच्छे व्यवहार वाला है।
ग्रानविले कहते हैं कि एलन के पास कोई प्रतिभा नहीं है जो सेसिली को जिज्ञासु बनाती है। वह ये दावा करने का मौका लेती है कि वह एक जादूगरनी है और एलन प्रभावित है क्योंकि वह गेम मेनू में 2 सितारा प्रतिभा थी। वह गर्व से बताती है कि उसका बड़ा भाई मिहा एक तलवारबाज है, लेकिन उसका दूसरा भाई थॉमस इस बातचीत से आहत दिखता है। बैरन ने सेसिली को डांटते हुए याद दिलाया कि उसे प्रतिभाओं पर घमंड नहीं करना चाहिए। अचानक थॉमस ये कहते हुए रोने लगता है कि वह अकेला है जिसके पास कोई प्रतिभा नहीं है, और बैरन उसे खुश होने के लिए कहता है क्योंकि वह राजधानी में एक रईस के कॉलेज में जाने वाला है। टॉम रोता है कि वह ऐसा नहीं चाहता है और इसके बजाय वह अपने भाई मिहाई की तरह अकादमी शहर जाना चाहता है। बैरन ने उसे बताया कि यह संभव नहीं है क्योंकि केवल प्रतिभावान लोग ही अकादमी शहर में जाते हैं और बाकी लोग नोबल के कॉलेज में जाते हैं। वह इस बारे में बात करना शुरू करता है कि कैसे वह भी बिना किसी प्रतिभा के पैदा हुआ था, इसलिए वह कॉलेज गया जहां वह अपनी पत्नी से मिला और उसके साथ एक परिवार शुरू किया। वे दोनों थॉमस से आशा न खोने के लिए कहते हैं और सेसिली एलन को गंदी नजर देकर उस पर अपनी हताशा निकालती है। उस दिन बाद में एलन को आधे दिन की छुट्टी मिल गई और उसने शहर के बारे में और अधिक जानने के लिए सड़कों पर निकलने का फैसला किया। वह साहसी लोगों के एक समूह को गिल्ड बिल्डिंग में जाते हुए देखता है और तुरंत उनका पीछा करता है और रिसेप्शनिस्ट से पूछता है कि क्या वह भी एक साहसी बन सकता है। वह पूछती है कि उसकी उम्र कितनी है, और जब उसे पता चला कि वह अभी केवल 8 साल का है तो उसने उसे 4 साल बाद वापस आने के लिए कहा क्योंकि एक साहसी बनने के लिए उसे कम से कम 12 साल का होना चाहिए। उसने हार मानने से इनकार कर दिया और गिल्ड बिल्डिंग के आसपास जानकारी एकत्र करना शुरू कर दिया। वह नोटिस बोर्ड पर जाता है जहां विभिन्न राक्षसों पर इनाम का उल्लेख किया गया है। उसने पाया कि सींग वाले खरगोश जैसे कमजोर राक्षस केवल एक तांबे का सिक्का लाते हैं, लेकिन गोबलिन और ऑक्स जैसे ताकतवर राक्षस उसे चांदी के सिक्के भी दिला सकते हैं। तभी एक साहसी व्यक्ति उसे पीछे से बुलाता है और कहता है कि यह बच्चों के लिए जगह नहीं है। एलन विनम्रतापूर्वक उसे बताता है कि वह बस जा रहा है और फिर अचानक उससे पूछता है कि राक्षस पोस्टरों में कोई प्रजनन स्थान का उल्लेख क्यों नहीं किया गया है। साहसी व्यक्ति प्रवाह के साथ चलता है और उत्तर देता है कि वे सामान्य राक्षस हैं जो कहीं भी पाए जा सकते हैं, इसलिए किसी स्पॉन स्थान की आवश्यकता नहीं है। उसे अचानक एहसास होता है कि वह बिना शुल्क के एक लड़के को पढ़ा रहा है और एक बार फिर एलन को घर जाने के लिए कहता है। एलन को पता चलता है कि मिस्टर क्रॉपटॉप वास्तव में एक पुशोवर है और वह उससे पूछता है कि उसे प्रत्येक कठिनाई रेटिंग के राक्षस कहाँ मिल सकते हैं। साहसी का कहना है कि उच्च श्रेणी के राक्षस मानव बस्ती से बहुत दूर पाए जाते हैं। सबसे शक्तिशाली राक्षसों के साथ व्हाइट ड्रैगन पर्वत में पाए जाने पर एलन पुशोवर का फायदा उठाता है और उससे 200 सोने के सिक्कों के इनाम वाले राक्षस के बारे में पूछता है। साहसी उत्तर देता है कि यह बहुत शक्तिशाली और तेज है, इसलिए उन्हें ऐसे राक्षसों को शूरवीरों पर छोड़ देना चाहिए। फिर एलन उससे व्हाइट ड्रैगन के बारे में पूछता है जिसके सिर पर 1000 सोने के सिक्कों का इनाम है, और पुशोवर जवाब देता है कि व्हाइट ड्रैगन इस क्षेत्र का सबसे शक्तिशाली राक्षस है, इसलिए कोई भी इसे नहीं हरा सकता है। हालांकि इसके पहाड़ में बहुमूल्य मित्रिल के विशाल भंडार हैं, इसलिए इसके सिर पर इनाम बढ़ता जा रहा है, लेकिन कोई भी अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार नहीं है। एलन ने पता लगाया कि यदि व्हाइट ड्रैगन पर इनाम बढ़ता रहता है तो इसका मतलब है कि पहाड़ में मित्रिल का मूल्य बहुत अधिक होना चाहिए। तभी पुशोवर रेवन पार्टी के सदस्य वहां आते हैं और चर्चा करने लगते हैं कि आज उन्हें किस पब में जाना चाहिए। एलन रेवन को धन्यवाद देने का यह मौका लेता है और दिन के लिए अपनी अन्य योजनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के लिए गिल्ड छोड़ देता है। वह पूरी गति से शहर के द्वार की ओर भागता है और गार्ड उसे रोकता है और उससे शहर से बाहर निकलने की अनुमति मांगता है। एलन उसे ग्रैंडविले परिवार का बैज दिखाता है और गार्ड उसे रोकने के लिए माफी मांगता है। वह उसके लिए द्वार खोलता है और एलन बहुत सारे राक्षसों को मारने और ढेर सारा अनुभव प्राप्त करने की उम्मीद में उत्साह से बाहर भागता है। गार्ड चिंतित है और एलन से उसे राक्षसों से बचाने के लिए कम से कम किसी को ले जाने के लिए कहता है, लेकिन वह नहीं सुनता है और जल्द ही उसकी पहुंच से बाहर हो जाता है। वह शहर से बहुत दूर नहीं जाने का फैसला करता है, अन्यथा राक्षस उसके लिए बहुत कठिन होंगे, लेकिन उसे विश्वास है कि वह डी रैंक राक्षसों को आसानी से हरा सकता है। एक बार जब वह जंगल में पहुंच जाता है तो एलन सबसे पहले अपने ई रैंक हॉक को बुलाता है और परीक्षण करता है कि यह उसके आदेशों का कितनी अच्छी तरह पालन कर सकता है। वह पाता है कि पक्षी सरल निर्देशों का पालन करने में काफी चतुर है और वह राक्षसों की खोज के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करने का निर्णय लेता है। वह 5 और बाजों को बुलाता है और उन्हें क्षेत्र का पता लगाने के लिए भेजता है, और इस बीच वह एक कृपाण दांतेदार बाघ को बुलाता है। एलन ने अपनी बुद्धिमत्ता का भी परीक्षण किया और पाया कि बड़ी बिल्ली आदेशों का पालन करने के लिए बहुत मूर्ख है और इसके बजाय जमीन पर लौटना पसंद करती है। इसके तुरंत बाद बाजों में से एक अच्छी खबर लेकर उसके पास लौटता है और एलन कुछ राक्षसों का शिकार करने के लिए उसका पीछा करता है। बाज उसे बहुत दूर तक ले जाता है, लेकिन सौभाग्य से वहां शिकार के लिए शिकार करने के लिए पिशाचों का एक पूरा झुंड इंतजार कर रहा होता है, इससे पहले कि वह किसी प्राणी को बुला सके और उस पर छलांग लगाने की कोशिश कर सके।
उन्होंने एलन को नोटिस किया, लेकिन एलन ने तुरंत उसकी रक्षा के लिए 5 कृपाण दांतों को बुला लिया। भूत उस पर हमला करने से झिझकते हैं और एलन उनके पीछे 5 और कृपाण दांतों को बुलाकर दोगुना हो जाता है। वह अपने पोकेमॉन को हमला करने का आदेश देता है और वे भूतों पर हावी होना शुरू कर देते हैं, लेकिन खुद को कुछ नुकसान पहुंचाए बिना नहीं। एलन तितली को बुलाता है जो अपने विशेष कौशल का उपयोग करके भूतों को मेलाटोनिन देती है ताकि वे सो सकें। एक बार जब वे आसान लक्ष्य बन जाते हैं, एलन एक भूत पर पत्थर फेंकता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वह अभी तक इतना मजबूत नहीं है कि दूर से हमला करके उन्हें मार सके। वह अपने गुप्तचरों को काम खत्म करने देता है और 5 भूतों का शिकार करने के लिए 1000 अनुभव प्राप्त करता है। एलन को लगता है कि उसे जैकपॉट मिल गया है, क्योंकि भूतों को हराना आसान होता है और वे अच्छा अनुभव देते हैं। वह उनके जादुई पत्थरों को इकट्ठा करता है और फिर बाजों को आसपास और अधिक भूत समूहों को खोजने का आदेश देता है। वह एक एक करके भूतों को खोजता और हराता रहता है और रात होते होते उसने 80 भूतों और 5 सींग वाले खरगोशों को हरा दिया है। एलन जादुई पत्थरों का जुगाड़ करता है, क्योंकि वह एक ही दिन में 2 बार लेवल बढ़ने का जश्न मनाता है और वह बस यही सोचता है कि यह उसके जीवन का सबसे अच्छा दिन है। वह कुछ और राक्षसों का शिकार करने की योजना बनाता है और बाजों से उसके लिए और अधिक शिकार ढूंढने के लिए कहता है, लेकिन वे निराशा में अपना सिर हिलाते हैं क्योंकि उनके पास इनबिल्ट नाइट विजन नहीं होता है। ये सुनकर एलन घबरा जाता है, क्योंकि वह उसे घर वापस ले जाने के लिए बाजों पर भरोसा कर रहा था, लेकिन वह किसी तरह अपना रास्ता खुद ही ढूंढने में कामयाब हो जाता है। महीने के दौरान एलन अपने प्रत्येक छुट्टी के दिन राक्षसों का शिकार करने के लिए निकलता है और 12वें स्तर तक पहुंच जाता है। उसे राक्षसों पर फेंकने के लिए कुछ कस्टम निर्मित लोहे की गेंदें भी मिलती हैं ताकि वह अधिक नुकसान कर सके। वह अपनी प्रगति से प्रसन्न महसूस करता है और सोचता है कि अब अधिक महत्वाकांक्षी बनने और अधिक शक्तिशाली राक्षसों का शिकार करने का समय आ गया है। अपने दिमाग में इन विचारों के साथ वह रात में चुपचाप हवेली में प्रवेश करता है, लेकिन जब वह हेड बटलर की ऊंची फ्रेम देखता है जो हर जगह उसकी तलाश कर रहा था, तो वह डर जाता है। बटलर उसे ग्रानविले से मिलने ले जाता है, जो सबसे पहले नौकरी शुरू करने के 1 महीने के भीतर एक महान नौकर बनने के लिए एलन की प्रशंसा करता है। हालांकि वह इस बात को लेकर काफी उत्सुक है कि वह अपना समय कैसे व्यतीत करता है, क्योंकि वह हमेशा हवेली छोड़ देता है। सुबह होती है और देर रात को लौटती है। एलन समझता है कि बैरन क्यों उत्सुक होगा और उसे एक ईमानदार जवाब देने का फैसला करता है। वह उत्तर देता है कि वह राक्षसों का शिकार करने के लिए जंगल में जाता है और बैरन अब और भी अधिक उत्सुक है। वह इसके पीछे का कारण पूछता है और एलन तुरंत अपने पिता का नाम लेता है और कहता है कि वह बोर शिकारी रॉडिन का बेटा है और शिकार उसके खून में है। वह उत्तर बैरन को समझाने के लिए पर्याप्त है और वह एलन से कहता है कि उसे उसके पिता के नक्शे कदम पर चलने से कोई नहीं रोक सकता। बटलर फिर पूछता है कि वह जिस सींग वाले खरगोश का शिकार करता है उसका मांस क्या करता है, क्योंकि अगर वह इसे कसाईयों को बेच देगा तो यह एक घोटाले का कारण बन सकता है। एलन यह नहीं बता सकता कि वह सिर्फ सींग वाले खरगोशों से ज्यादा शिकार करता है और सब कुछ फेंक देता है। लेकिन फिर बटलर कहता है कि ग्रानविले परिवार शहर के किसी भी कसाई से बेहतर कीमत पर उससे सींग वाले खरगोश का मांस खरीदेगा, और वह इससे अधिक खुश नहीं हो सकता था। 6 महीने बाद एलन एक और शिकार यात्रा पर निकला है और सोच रहा है कि उसे कुछ पॉकेट मनी कमाने के लिए आज कितने सींग वाले खरगोशों का शिकार करना चाहिए। अचानक उसके बाज एक साथ वापस लौट आते हैं और जो कुछ उन्होंने पाया उसके बारे में वे वास्तव में अधीर दिखते हैं। एलन उनका पीछा करता है और पाता है कि बाज उसे सामान्य से अधिक आगे ले जा रहे हैं। जल्द ही उसकी मुलाकात साहसी लोगों की एक टीम से होती है जो भूतों के खिलाफ लड़ रही है, और वह उन्हें उन लोगों के रूप में पहचानता है जिन्हें उसने पहले गिल्ड में देखा था। रेवेन गंभीर रूप से घायल हो गया है और दोनों लड़कियां उसे छोड़ना नहीं चाहती हैं, लेकिन वे अकेले भी राक्षसों से नहीं लड़ सकती हैं। एलन उनकी मदद करने के लिए कूदता है और अपनी लोहे की गेंदें भूतों पर फेंकता है, लेकिन वह केवल उन्हें घायल कर सकता है और उन्हें खत्म नहीं कर सकता। वह अन्य लोगों के सामने अपने सम्मान का उपयोग भी नहीं कर सकता है, लेकिन सौभाग्य से वह इतना मजबूत है कि उसके सम्मान के शौकीनों की बदौलत उन्हें भूतों से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। वह अपना खंजर निकालता है और इस दौरान 3 राक्षसों को हरा देता है। किसी को हराने के लिए आंखों के पैच की जांच की जरूरत होती है। वह तुरंत रेवेन के पास जाती है जो भयानक स्थिति में है, और पुजारिन के पास उसे ठीक करने के लिए पर्याप्त मन नहीं है। एलन फिर से पकड़ में आता है और कहता है कि उसके पास एक औषधीय जड़ी बूटी है जो मदद कर सकती है। वह एक विशेष पत्ते को बुलाता है जिसे उसने अपने पौधे के सम्मान के कौशल का उपयोग करके बनाया है, और जो चमत्कारिक रूप से रेवेन के घाव को बिना कोई निशान छोड़े ठीक कर देता है। आंखों पर पट्टी बांधने वाली लड़की के घाव का इलाज करने के लिए एलन एक और पत्ती का उपयोग करता है, और पूरी पार्टी वास्तव में आभारी है कि उसने उन पर ऐसी उच्च स्तरीय उपचार वस्तुओं का उपयोग किया। एलन शिकार पर वापस जाने का फैसला करता है, लेकिन रेवेन उसे रोकता है और उससे पूछता है कि वे इस कर्ज को कैसे चुका सकते हैं। एलन समय बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए वह उनसे अपनी क्षमताओं को गुप्त रखने के लिए कहता है, और चूंकि हर कोई और अधिक करने पर जोर देता है,
इसलिए वह उनसे उसके लिए 100 ई रैंक के जादुई पत्थर इकट्ठा करने के लिए कहता है। रेवेन और उसकी पार्टी उसके अनुरोध को स्वीकार करने में प्रसन्न है और इसके साथ ही एलन अपने रास्ते पर चला जाता है। कुछ दिनों के बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि उनके द्वारा बनाई गई औषधीय पत्ती उनके पिता के घाव के इलाज के लिए इस्तेमाल की गई जड़ी बूटी से अधिक प्रभावी है, इसलिए उन्हें उनका सावधानी से उपयोग करना चाहिए। उसे ये भी एहसास है कि उसे अकेले शिकार करने की तुलना में अपने संबंध के साथ भूतों का शिकार करने से अधिक अनुभव मिलता है। हालांकि जो चीज़ उसे सबसे अधिक भ्रमित करती है वह बाजों का व्यवहार है। वह एक बाज को बुलाता है और पूछता है कि उसने 5 किलोमीटर के दायरे में केवल भूतों की खोज करने के उसके आदेशों की अनदेखी क्यों की। ये सुनकर पक्षी घबरा जाता है, लेकिन जब एलन पूछता है कि क्या वह घायल साहसी को बचाना चाहता है तो वह अपना सिर हिलाता है। एलन को अचानक एहसास होता है कि उसके संबंध उसके आदेशों का पालन करने के उपकरण से कहीं अधिक हैं और उनमें किसी भी सामान्य प्राणी की तरह भावनाएं हैं। इसके तुरंत बाद नाइट कैप्टन इनफ लॉर्ड ग्रानविले की हवेली में रात का खाना खाने के लिए पहुंचे और वह भोजन से प्रभावित हुए। वह पूछता है कि यह स्वादिष्ट चीज क्या है और सेसिली जवाब देती है कि यह एक सींग वाले खरगोश का मांस है जिसका एलन ने शिकार किया था। जेनोफ प्रभावित है और कहता है कि उसे महान शिकारी के बेटे से यही उम्मीद थी। फिर वह एलन को सूचित करता है कि क्रना गांव ने इस सर्दी में भी 20 महान सुअरों का कोटा पूरा कर लिया है और एलन वास्तव में ये सुनकर आश्चर्यचकित नहीं हुआ। सेसिली का भाई थॉमस अचानक शिकायत करना शुरू कर देता है और पूछता है कि इस साल अधिक शिकार के बावजूद उन्हें सुअर का मांस क्यों नहीं मिला। एलन को एहसास हुआ कि थॉमस एक वैध मुद्दा उठा रहा है क्योंकि उसने यहाँ किसी को भी सुअर का मांस खाते नहीं देखा है। उसे आश्चर्य होता है कि क्या लालची राजा ने सब कुछ अपने लिए रखा था और ये बात उसे समझ में आती है। हालांकि ग्रानविले थॉमस को डांटता है कि उसे स्वार्थी नहीं होना चाहिए और एलन को उसके लिए बुरा लगता है क्योंकि सर्फ भी उससे अधिक मांस खाते हैं। ग्रानविले की पत्नी का कहना है कि यह वाकई शर्म की बात है कि उनके पास सुअर का मांस नहीं है क्योंकि वह शीतकालीन पार्टी में मांस के कई व्यंजन तैयार करना चाहती थी। थॉमस को मिला ये सुनकर एक विचार आता है और एलन को अगली बार एक सफेद हिरण का शिकार करने के लिए कहता है, लेकिन सेसिली इस बात से नाराज हो जाती है क्योंकि वह अपने नौकर पर अधिकार रखती है और अपने भाई से कहती है कि केवल वह ही उसे आदेश दे सकती है। लेडी ग्रानविले अपने बच्चों से कहती है कि वे मूर्ख बन रहे हैं क्योंकि एक सफेद हिरण का शिकार करना एलन के लिए बहुत कठिन होगा, लेकिन वह इस चुनौती से पीछे हटने को तैयार नहीं है। वह एक सफेद हिरण का शिकार करने की खोज स्वीकार करता है और जबकि हर कोई खुश और उत्साहित है, जेनोफ इस बात को लेकर उत्सुक है कि एलन ऐसा करने में कैसे कामयाब होगा। उसके तुरंत बाद सर्दियां आती हैं और एलन एक स्नोमैन बनाने के लिए जंगल में जाता है, लेकिन वह इसमें बहुत भयानक होता है। अचानक उसका बाज एक सफेद हिरण को खोजकर वहां पहुंचता है और एलन तुरंत उसका पीछा करते हुए एक विशाल सफेद हिरण के पास जाता है जो कुछ भूतों को खा रहा है। एलन इसे करीब से देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है और वह मानसिक रूप से खुद को शिकार के लिए तैयार करता है। वह सबसे पहले अपने मेढकों को बुलाता है और उन्हें हिरणों को भड़काने का आदेश देता है और वे बेवकूफों की तरह उछल कूद करने लगते हैं। सफेद हिरण इसके झांसे में आ जाता है और मेंढकों पर हमला कर उन्हें अपने खुरों के नीचे कुचलने का प्रयास करता है। एलन अपने मेंढकों को उसके पास लौटने का आदेश देने के लिए आखिरी क्षण का इंतजार करता है और फिर मेंढकों को दोबारा बुलाने से पहले थोड़ी दूर आगे दौड़ता है। वे हिरण को फिर से चिढ़ाते हैं, उसे उनका पीछा करने के लिए मजबूर करते हैं और एलन इस ताने को दोहराता है और बार बार रणनीति चलाता है जब तक कि वह उसे लालच देकर उस स्थान पर नहीं ले जाता जहां वह पहले बर्फ से खेल रहा था। जैसे ही हिरण उस स्थान पर पहुंचता है, वह एक गड्ढे में गिर जाता है जिसे एलन ने पहले से खोदा था और वह खुश है कि उसकी रणनीति काम कर गई। सफेद हिरण के एक तंग गड्ढे में फंस जाने से एलन के पास उसे खत्म करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं मौजूद हैं। इसके तुरंत बाद वह सफेद हिरण के विशाल शव के साथ हवेली पहुंचता है और सभी नौकर भाले लेकर बाहर भागते हैं, इस डर से कि कोई राक्षस उनके द्वार पर आ गया है। हिरण का शव एक एक कदम आगे रेंगता है और एलन नौकरों से उसे थॉमस के पास ले जाने के लिए कहता है। नौकर यह सोचकर घबरा जाते हैं कि राक्षस बात भी कर सकता है, लेकिन तभी एलन ये कहते हुए बाहर निकल जाता है कि यह चीज तुम्हारी माँ से भी भारी है। जल्द ही ग्रेंडविले परिवार भी बाहर आता है और एलन द्वारा शिकार किए गए सफेद हिरण को देखकर अवाक रह जाता है। थॉमस खुश होता है और अपनी माँ से कहता है कि अब उनके पास नए साल की पार्टी के दौरान परोसने के लिए कुछ स्वादिष्ट होगा। वह एलन को धन्यवाद देने के लिए आगे दौड़ता है जिसने राक्षस को उसे समर्पित कर दिया, लेकिन मन ही मन उसने कसम खाई कि वह दोबारा कभी सफेद हिरण का शिकार नहीं करेगा क्योंकि इसमें उसे बहुत अधिक समय लगा और केवल 2500 एक्स ही मिले। इस बीच लॉर्ड ग्रेंडविले इससे स्तब्ध रह गए और उन्होंने अपने बटलर से पूछा कि क्या उन्हें यकीन है कि एलन में कोई प्रतिभा नहीं है, क्योंकि उन्होंने कभी 8 साल के लड़के को समुद्री राक्षस का शिकार करते हुए नहीं सुना है। वह बटलर को मामले की दोबारा जांच करने का आदेश देता है और वह तुरंत इस पर अमल करता है। इसके तुरंत बाद बटलर ने एलन को ये बताने के लिए अपने कार्यालय में बुलाया कि उसे अपनी क्षमताओं को बेहतर ढंग से फिट करने के लिए पदोन्नति मिल रही है।
उनका कहना है कि एलन को एक शिकारी के रूप में पदोन्नत किया जा रहा है, जिसके दो मुख्य कार्य हैं। पहला, उसे परिवार के लिए मांस उपलब्ध कराने के लिए राक्षसों का शिकार करना होगा, और दूसरा, उसे उन सभी नागरिकों को बचाना है जिन पर राक्षसों द्वारा हमला किया जा रहा है। एलन को एहसास होता है कि अब वह तकनीकी रूप से बैरन द्वारा नियोजित एक शिकारी है और वह इसे अपना काम बताते हुए स्वतंत्र रूप से काम कर सकता है। इसके अलावा पदोन्नति के साथ उनके वेतन में भारी उछाल आया और अब उन्हें प्रति माह 100 चांदी के सिक्के मिलते हैं। एलन को पता चलता है कि बटलर आखिरकार पैसे बचाने के बारे में सोच रहा है, क्योंकि उसे एक निश्चित राशि का भुगतान करने से उसे प्रति राक्षस बड़ी राशि का भुगतान नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि सफेद हिरण की कीमत 100 चांदी के सिक्कों से अधिक थी। हालांकि उसे इस व्यवस्था से कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अब उसे केवल बैरन के परिवार के लिए मांस उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त राक्षसों का शिकार करना है, और वह अपने बाकी समय का उपयोग भूतों का शिकार करने और खेत के अनुभव के लिए कर सकता है। वह पद स्वीकार करता है और कहता है कि वह कल से पूरे समय राक्षसों का शिकार करना शुरू कर देगा, लेकिन बटलर उसे अपने घोड़ों को पकड़ने के लिए कहता है, क्योंकि वह हर दिन शिकार नहीं करेगा। उसे अभी भी सेसिली के नौकर के रूप में काम करना पड़ता है और अपने नियमित कर्तव्यों का पालन करना पड़ता है, जिसके बाद वह प्रति सप्ताह केवल एक बार शिकार कर सकता है। एलन ये सुनकर खुश नहीं है, लेकिन फिर भी वह इस मौके को हाथ से नहीं जाने दे सकता, इसलिए वह विनम्रतापूर्वक इस पद को स्वीकार कर लेता है। जल्द ही वसंत आता है और उसके साथ एक विशाल जादुई जहाज शहर पर उतरता है। एलन वहां सेसिली के साथ है, जो अपने बड़े भाई मिहाई के लौटने का बेसब्री से इंतजार कर रही है, लेकिन एलन केवल इस बात को लेकर उत्सुक है कि जादुई जहाज कैसे बचा रहता है। जल्द ही मिहाई जहाज से बाहर आती है और सेसिली उसे गले लगाने के लिए दौड़ती है। वह इस बारे में बात करना शुरू कर देती है कि वह उसे कितना याद करती थी। डी फिर चिल्लाता है, क्योंकि उसने गर्मियों की छुट्टियों में उससे मिलने आने का अपना वादा नहीं निभाया। एलन को पता चलता है कि सेसिली उसके भाई के करीब है और वह पहली बार में अच्छा प्रभाव डालने का फैसला करता है। वह मिहाई के पास जाता है और उसके लिए अपना बैग ले जाने की पेशकश करता है, और मिहाई नए नौकर के बारे में उत्सुक है। सेसिली भाग्यशाली है और गर्व महसूस करती है, क्योंकि वह उसे बताती है कि एलन के पास उसके नौकर और एक शिकारी के रूप में दोहरी जिम्मेदारी है, और मिहाई प्रभावित है। वह एलन की प्रशंसा करते हुए कहता है कि वह वास्तव में प्रतिभाशाली होगा, और एलन को एहसास होता है कि वह बांझ बच्चों में सबसे समझदार है। इसके साथ ही मिहाई सेसिली को एक उपहार देता है जो उसने उसके लिए राजधानी में खरीदा था, और वह खुशी खुशी उसे अपने स्कूल के बारे में बात करने के लिए घर ले जाती है। उन्हें इस तरह देखकर एलन को अपने परिवार की याद आने लगती है और उसे आश्चर्य होता है कि उसके भाई बहन कैसे हैं। इसके तुरंत बाद एलन अपने साप्ताहिक कोटा के लिए कुछ राक्षसों का शिकार करता है और उन्हें वापस हवेली में ले जाता है, जहां शेफ काम करने के लिए अच्छी सामग्री पाकर वास्तव में खुश होते हैं। तभी रिक वहां पहुंचता है और एलन को बताता है कि मिहाई अभी जेनोफ के साथ एक स्पैरिंग सत्र कर रहा है, और वह तुरंत इसे देखने जाता है। वह पाता है कि मिहाई काफी कुशल है, क्योंकि वह शूरवीरों के कप्तान के साथ रह सकता है, लेकिन जेनोफ उससे लंबे समय तक नहीं लड़ता है और उसे बताता है कि अकादमी में जाने के बाद से उसने बहुत सुधार किया है। तभी सेसिली ने देखा कि एलन उन्हें देख रहा है और वह एक बार फिर स्वादिष्ट राक्षसों का शिकार करने के लिए उसकी प्रशंसा करती है। मिहाई ने भी उसे नोटिस किया और कहा कि वह ऐसा दिखता है, इसलिए वह भी उसके साथ खेलना चाहता है। बंजा की मंजूरी के साथ जेनोफ एलन को मिहाई के खिलाफ लड़ने के लिए अपनी तलवार देता है, और वह इस तथ्य पर गुस्सा करना बंद नहीं कर सकता है कि उसे असली मित्रिल तलवार मिल गई है। उसे एहसास होता है कि गांव छोड़ने के बाद से उसने अभ्यास नहीं किया है और उसके आंकड़े भी लड़ाई के बजाय शिकार के लिए अधिक उपयुक्त हैं। लेकिन चूंकि वह अब 20 के स्तर पर है, इसलिए उसे अपनी क्षमताओं पर भरोसा है। बहस शुरू हो जाती है और एलन मिहाई पर उसकी शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश करने का आरोप लगाता है, ताकि वह उसे चोट न पहुंचाए। हालांकि मिहाई हर मामले में उनसे कहीं बेहतर साबित होती है। एलन को लगता है कि उसके हमले ट्रक की तरह होते हैं और वह उससे तेज है। मिहाई की मां उसके बारे में चिंतित है, लेकिन जेनोफ ने उसे शांत रहने के लिए कहा, क्योंकि उसके बेटे ने अकादमी शहर में बहुत प्रशिक्षण लिया है और पर्याप्त अनुभव के बिना कोई भी उसे हरा नहीं सकता है। उसकी बातें सही साबित होती हैं, क्योंकि मिहाई एलन को निहत्था कर देती है और उसे हार स्वीकार करने के लिए मजबूर करती है, लेकिन कम उम्र के बावजूद वह उनकी कुशलता और ताकत से प्रभावित हैं। इस बीच एलन को पता चलता है कि मिहाई पूरी तरह से एक अलग लीग में है। सेसिली और थॉमस उसकी प्रशंसा करने के लिए मिहाई जाते हैं, और सेसिली भी इतने लंबे समय तक टिके रहने के लिए एलन की प्रशंसा करती है। वैसे भी मिहाई अपने भाई बहनों को बताता है कि गर्मी की छुट्टियों के दौरान कालकोठरी को पार करने के बाद वह मजबूत हो गया है, जो उसकी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए आवश्यक था। वह इस बारे में बात करता है कि कैसे एक कालकोठरी बहुत सारे राक्षसों के साथ एक भूलभुलैया की तरह है, और एलन को उससे ईर्ष्या महसूस होती है। उसे एहसास हुआ कि मिहाई में प्राकृतिक प्रतिभा है और उसने अकादमी शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों से सीखा है। उन्होंने वास्तव में कड़ी मेहनत भी की, और उससे भी बढ़कर वह उससे 100 गुना तेजी से ऊपर जा सकता है, क्योंकि वह
सामान्य कठिनाई पर है। वह उससे थोड़ी ईर्ष्या महसूस करने लगता है और जैसे ही मिहाई अपने भाई बहनों से कहता है कि वह गर्मियों की छुट्टियों में फिर से घर आएगा, एलन अचानक उससे उसके साथ घूमने का अनुरोध करता है। मिहाई ने उससे बदले में अपनी बहन की अच्छी देखभाल करने के लिए कहा और यद्यपि एलन सहमत है, वह बैंगनी बालों वाली बव्वा की सेवा बंद करने के लिए एक उचित बहाना खोजने के लिए मर रहा है। इसके तुरंत बाद मिहाई अकादमी के लिए निकल जाती है। कुछ सप्ताह बाद वाइकाउंट कार्नल बैरन ग्रानविले से मिलने आता है और जब वे दोनों कूटनीतिक रूप से हंसते हैं तो ग्रानविले की आंखों में लालची कमीने के लिए एक जलती हुई नफरत होती है। एलन उसे मांस का व्यंजन परोसता है और उसके कार्नल के मुंह में पानी आने लगता है। उसे याद आता है कि रिक ने उसे पहले वाइकाउंट के बारे में क्या बताया था। रिक ने उसे बताया था कि सामाजिक पदानुक्रम में कार्नल ग्रानविले से एक रैंक ऊपर था और उनके परिवार हमेशा एक दूसरे के साथ मतभेद में रहे हैं। एलन को इसकी ज्यादा परवाह नहीं है और वह देखता है कि लालची वाइकाउंट खरगोश के मांस का स्टेक निगल रहा है। इसे चखने पर उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं और उन्होंने टिप्पणी की कि यह अफवाह वाला सुअर का मांस होना चाहिए। ग्रानविले द्वेष के कारण इसकी पुष्टि करता है और एलन जानता है कि वह इस सोने से लदे सुअर पर सुअर का मांस कभी बर्बाद नहीं करेगा। वैसे भी कार्नल अपना मुंह खरगोश के मांस से भर लेता है और दूसरी बार परोसने के लिए कहता है, जिसे एलन तुरंत लाता है। उसे याद है कि कैसे रिक ने उसे बताया था कि कार्नल का क्षेत्र सफेद ड्रैगन पहाड़ों के दूसरी तरफ है और वे समृद्ध हैं क्योंकि ड्रैगन वर्तमान में ग्रानविले की ओर घोंसला बना रहा है। वे पहाड़ों से कोई मिट्रिल नहीं निकाल सकते। हालांकि ड्रैगन 100 साल पहले कार्नल के क्षेत्र में घोंसला बनाता था और एलन को आश्चर्य होता है कि क्या ग्रानविले परिवार ने उस समय उसके परिवार को धमकाया था। अचानक ग्रानविले ने कार्नल से पूछा कि वह यहाँ क्यों आया और मोटा आदमी जवाब देता है कि उसकी सबसे छोटी बेटी का हाल ही में मूल्यांकन समारोह हुआ था और वह इसके बारे में बात करने के लिए यहाँ आया है। एलन इस बात को लेकर उत्सुक है कि उसके भाई की प्रतिभा क्या थी, लेकिन वह अपना ध्यान रईस की गपशप पर केंद्रित कर देता है। कार्नल का दावा है कि उनकी बेटी में कोई प्रतिभा नहीं थी और ग्रानविले एक असंतुष्ट चेहरा बनाता है जो एलन को भ्रमित कर देता है। कार्नल ग्रानविले को ये कहते हुए चिढ़ाते रहते हैं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि उनके 2 बच्चों में प्रतिभा है जो जवाब देते हैं कि उन्हें अपने कर्तव्यों को निभाना होगा, चाहे उनकी परिस्थितियां कुछ भी हों। पूरी घटना एलन के सामने कई सवाल छोड़ जाती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि वह अभी बैरन से ये सवाल नहीं पूछ सकता। कुछ महीने बाद एलन अपनी छुट्टी के दिन रेवेन की पार्टी से मिलने जाता है और उनसे समुद्री रैंक के राक्षसों के बारे में वह सब कुछ सिखाने के लिए कहता है जो वे जानते हैं। ये सुनकर वे चौंक गए और रेवेन ने उन्हें चेतावनी दी कि समुद्री रैंक के राक्षसों के खिलाफ सभ्य साहसी लोग भी अपनी जान गंवा सकते हैं। हालांकि एलन पहले ही गोबलिन्स के लिए ऑस्ट्रियाई चित्रकार बन चुका है और उसने उन सभी को जंगल से मिटा दिया है, इसलिए उसे मजबूत राक्षसों का शिकार करने की जरूरत है। आई पैच चिक का कहना है कि उन्हें उससे पहले कुछ खरीदारी करने की जरूरत है और एलन शुरुआती लोगों के लिए स्पाइडरमैन केप खरीदता है। उसके बाद वह शिकार करने के लिए निकल जाता है और उसके बास को जल्द ही समुद्र में रहने वाला एक ऑक शांति से सोता हुआ मिलता है। वह तुरंत अपने कृपाण दांतेदार बाघों को उस पर हमला करने के लिए भेजता है और घात लगाकर किया गया हमला सफल होता है। ऑक गंभीर क्षति उठाता है, लेकिन ये पलटवार करता है और कुछ सबरतूत्स को नष्ट कर देता है। एलन बाहर नहीं निकलता है और एक छोटी सी लड़ाई के बाद ऑक को हराते हुए और अधिक आक्रामकता के साथ आगे बढ़ता रहता है। वह इसका शिकार करके और समुद्री रैंक का जादुई पत्थर पाकर खुश है, लेकिन वह सोचता है कि समुद्री रैंक के राक्षसों को फंसाए बिना उन्हें हराने के लिए उसे वास्तव में कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, और इससे भी अधिक यदि आप मिहाई जैसे लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। तभी उसका बाज उसे एक अन्य समुद्री राक्षस के बारे में सचेत करता है और इस बार वह एक विशाल बख्तरबंद चींटी है। एलन अपने कृपाणों से उस पर घात लगाने की कोशिश करता है, लेकिन वे चींटी के कठोर कवच को भेद नहीं पाते और नष्ट हो जाते हैं। एलन अपनी रणनीति बदलता है और राक्षस को सुलाने के लिए बुद्ध फ्लाई का उपयोग करता है और फिर उसे मारने के लिए उसके पेट पर चाकू मारने की कोशिश करता है। हालांकि उसका पेट भी लोहे जितना सख्त है और चींटी उसकी अपेक्षा से जल्दी जाग जाती है। बार बार हमलों के बाद एलन किसी तरह इसे मारने में कामयाब हो जाता है और भले ही उसे एक ऑक से अधिक अनुभव मिलता है, फिर भी उसे एहसास होता है कि अगर वह इसे हराना चाहता है तो उसे बहुत बेहतर उपकरण की आवश्यकता है। वह सोचता है कि शारीरिक हमले अभी भी इस पर काम नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि उसकी खुफिया स्थिति काफी ऊंची है और शायद वह अब जादू सीख सकता है। इसलिए वह सेसिली के साथ एक जादू सबक प्राप्त करने के लिए अपनी 1 साल की नौकरानी की सालगिरह के उपहार का उपयोग करता है। कौन नहीं सोचता कि यह एक अच्छा विचार है। हालांकि उसके शिक्षक एलन से पूछते हैं कि क्या उसके पास कोई प्रश्न है और वह सीधे मुद्दे पर आता है और पूछता है कि क्या वह जादू कर सकता है। सेसिली का कहना है कि उसके पास प्रतिभा नहीं है, इसलिए वह स्पष्ट रूप से नहीं कर सकता, लेकिन उसके शिक्षक ने इसका परीक्षण करने का फैसला किया। वह एलन से अपने हाथ एक जादुई क्रिस्टल के पास रखने के लिए कहता है और अगर वह चमकता है तो वह जादू कर सकता है। एलन को खुद से बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन जब क्रिस्टल बॉल चमकती नहीं है
तो उसे लगता है कि उसका पूरा जीवन झूठ था और वह हारा हुआ है। लेकिन यह वीडियो यहीं खत्म हो जाता है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। देखने के लिए धन्यवाद और मैं अगली बार आपसे मिलूंगा।